अच्छा जी, हमने लास्ट क्लास में हमने सही है क्या क्या पढ़ा था हमने? सही है, बॉडी कॉर्पोरेट और इसकी डेफिनेशन देखी। सबसे पहले हमने पब्लिक सेक्टर की बॉडी कॉर्पोरेट में हमने क्या देखा था कि बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड एक इन पाकिस्तान, आउटसाइड पाकिस्तान, बिल्कुल, जो कोई भी और रेलेवेंट स्टैट्यूट है जो उसको कंपनी को बॉडी कॉर्पोरेट कहता है, किसी भी एंटिटी को बॉडी कॉर्पोरेट कहता है तो वो भी बॉडी कॉर्पोरेट कहलाई जाएगी। कॉर्पोरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इंक्लूड नहीं था, मना कर दे कि ये इसके अंदर नहीं है शामिल, तो वो भी इसके अंदर शामिल नहीं होगी। वेरी गुड। पब्लिक सेक्टर कंपनी क्या थी? पब्लिक सेक्टर कंपनी क्या थी कि वो कंपनी है, या तो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, जिसकी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रही हो, बेनिफिशियली ओन्ड हो, ये 51% वो 51% या उससे ज़्यादा के वोटिंग सिक्योरिटी या वोटिंग शेयर्स हो, किसके पास हो? गवर्नमेंट के पास हो या किसकी कोई एजेंसी के पास हो, या क्या हो, उसके पास कंपोजिशन का कंट्रोल हो, सो पावर टू इलेक्ट हो, पावर टू नॉमिनेट हो, क्या पावर टू अपॉइंट हो, क्या मेजॉरिटी ऑफ इट्स डायरेक्टर्स। सही है, लेकिन उसने एक चीज़ उसने मना कर दी थी, अगर कमीशन का कोई डायरेक्टर कहीं बैठा हुआ है, कमीशन ने किसी कंपनी में अपना डायरेक्टर बैठाया हुआ, तो वो पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं कहलाई जाएगी। सेक्शन 42 फिर हमने स्टार्ट कर दिया था। सेक्शन 42 में हमने क्या पढ़ा था? सेक्शन 42 में शुरू में तो हमने बातें कही थी कि एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट कौन कौन सी होंगी, जो साइंस, हेल्थ, कल्चर, स्पोर्ट्स और इन सब चीज़ों को प्रमोट कर रहा हूँ। नंबर 2 हमने क्या पढ़ा कि वो जो है डिविडेंड नहीं देगी। सही है। नंबर 3 क्या, उसका प्रॉफिट री इन्वेस्ट होगी। सही है। और चौथे क्या थी? अगेंस्ट नहीं जाएंगे। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा, इसके बाद हमने पढ़ा प्रिविलेजेस क्या है, उसके वही राइट्स होंगे, वही लायबिलिटीज होंगी जो कि एक लिमिटेड कंपनी है। अपने आप ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। लिमिटेड मतलब पब्लिक लिमिटेड का उसने स्टेटस दिया, हमने यहाँ से ड्राइव किया था कि प्राइवेट लिमिटेड का स्टेटस नहीं दिया, क्योंकि 3 के ज़्यादा वाली बात भी इसने इसके अंदर कर दी है। अच्छा, फिर हमने पढ़े थे रीजन फॉर रेवोकेशन। हमने बगैर देखे कुछ चीज़ें जज करी थी कि रीजन फॉर रेवोकेशन में क्या होगा, जो ऊपर के 4 पॉइंट दिए ये चारों कंप्लाई नहीं हो रहे हो। हमने नीचे भी इसके अंदर इसी तरह की बातें की थी कि मैनेजमेंट जो है टर्म्स एंड कंडीशन को अप्लाई ना कर पाए। सही है। और कोई भी रेलिवेंट रेगुलेशन को इसने दी हुई है SECP ने, सही है, रेगुलेटर जो है आपका, उसको वो कंप्लाई ना कर रही हो। डिविडेंड्स अपने दे दें। अफेयर जो है ट्रू जो है आपके ट्रू एंड फेयर व्यू अकाउंट्स के ना हो। सही, अफेयर इस तरह के लोगों के साथ चलें जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ में मुलविस हो। इस तरह की हमने बातें, टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो। वेरी गुड। कंपनी की कंट्री की सॉवरेनिटी के अगेंस्ट जाए, पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ हो, बिल्कुल, प्रेजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट हो। सही है। 3 से कम हो जाए। अकाउंट्स 2 कंसेक्यूटिव पिछले के ना दिए हों। 2 कंसेक्यूटिव प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की बात हुई थी। अगर 2022 का ईयर चल रहा है तो 21 और 20 की बात इसके अंदर हुई थी। 3 से कम हो। एंड में उसने एक ब्रॉडर बात कर दी, इट इज जस्ट एन इक्विटेबल डेट द लाइसेंस शुड बी। अभी आप याद करेंगे, जब मैं बोलूंगा जब याद कीजिएगा। अभी आप सिर्फ देख के पास पेपर करें। अभी सिर्फ समझें। अभी 2 चैप्टर्स तक आपने सिर्फ समझना है, आपने इनको नहीं देखना, आपने मुझे देखना है। अच्छा, नहीं कुछ कोई डिमोरलाइज होने की, आप समझो, पहले आप पढ़ लो मेरे साथ। अच्छा जी, चलें 1 सेकंड रुक जाते हैं। अच्छा, अब आया इफेक्ट ऑफ रेवोकेशन। ये आज की क्लास का हमारा टॉपिक है स्टार्ट, जो कि एक मेन टॉपिक है। इसके बाद इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। अच्छा, पीछे हमने जो बहुत ही आसान सी चीज़ें करी थी, मैंने कहा था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और क्या, बस सिर्फ देख के एक दफ़ा रीड करके चले जाइएगा, ना भी करें तो कोई ज़रूरत नहीं है। रजिस्ट्रार की डेफिनेशन थी, इसमें रजिस्ट्रार मीन्स रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार, पूरी हायरार्की उसने उसके अंदर दे दी थी। पावर्स एंड ड्यूटीज बता दी थी कि ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा, अप्रूव करेगा, नेम को रेक्टिफिकेशन करेगा, ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल करेगा। वेरी गुड। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस को इशू करेगा, इंस्पेक्ट करेगा बुक्स को और अकाउंट्स को आपकी जो है वो एक्सपेक्ट करने की, उसको सीज भी कर सकता है, जब्त कर लेना। कमीशन के बारे में उसने बताया, कमीशन वो है जो कमीशन की डेफिनेशन कहाँ पे दी हुई है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन एक्ट में दी हुई है। यहाँ पे फंक्शन में उसने बता दिया कि भाई रेगुलेट करता है कंपनीज़ को, इंश्योरेंस कंपनीज़ को, मुदारबाज को। सही है। और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज़ को। पावर्स एंड ड्यूटीज़ में उसने छोटी छोटी बातें कर दी। मैंने कहा था सारी चीज़ें आगे इंशाल्लाह लिंक हो रही हैं। अब आया इफेक्ट ऑफ रेवोकेशन। ये अभी तक आईकैब ने इसको अच्छी तरह से इसको टच नहीं किया है। ये इंशाल्लाह आईकैब इसको अच्छी तरह से टच करेगा, कभी भी कर सकता है। बहुत सीधे सवाल इससे बना दिए, कोई भी डेट्स वगैरह में कॉम्प्लेक्स करके इसको बना सकता है। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। अफेक्ट, हाँ देखें, जब आपके देखिए सवाल देखें, उसको 20 से 25 नंबर ना मुश्किल देने हैं। अब वो आपका नसीब है कि वो कहाँ से देता है, कहीं से भी वो दे देगा।
जितनी अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी उतनी अच्छा आप उसको अटेंड कर पाएंगे। नहीं, और भी बहुत तरह से घुमाता है, अभी देखेंगे इंशाल्लाह सवाल जब करेंगे। अफेक्ट ऑफ रेवोकेशन में कह रहे हैं थोड़ा सा आप जो है अपना फोकस लेवल बढ़ा दें, थोड़ा सा फोकस अपना बढ़ा दें। अच्छा, ऑन रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस ऑफ अ कंपनी बाय द कमीशन। अच्छा, दो बातें तो बड़ी सिंपल कह रहा है। लोग कहते हैं कंपनी शैल स्टॉप ऑल इट्स एक्टिविटीज एक्सेप्ट द रिकवरी ऑफ मनी ओड टू इट इफ एनी। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, वो कह रहा है कंपनी जो है जैसे ही आपका लाइसेंस रिवोक हो गया, अब आप कोई भी काम नहीं करेंगे। मतलब क्या? दो काम मेन, ना ही आप कोई फंड रेजिंग करेंगे, नहीं आप कोई आगे कोई नहीं इस फंड से कोई आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, कोई डिस्ट्रीब्यूशन डोनेशन आप आगे नहीं करेंगे, रोक देंगे। जहां हैं जितने आपके पास, फॉर एग्जांपल आपके पास पड़े में हैं 1 मिलियन, तो ये वो 1 मिलियन आपने रोक देने, आपने 1 रुपया भी यहाँ से यहाँ नहीं करना, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। सही है। अब देखो इसके अंदर बड़ी अच्छी बात करिए, आगे कह रहे हैं एक्सेप्ट रिकवरी ऑफ द मनी ओड टू इट, ओड टू इट, इसको देने। फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीज़ें, रिसीवर्स जो आपके हैं ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो रिसीवर्स हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई फर्नीचर लेना था, आपने क्या हुआ उसके अगेंस्ट एडवांस दिया हुआ है। सही है। आपने कोई भी ऐसी चीज़ें का उसके अंदर अपने ओल्ड एज होम में लगाई हुई जो आपने जिसके अगेंस्ट उसका एडवांस दिया हुआ है, ये आपका एसेट है। एडवांस क्या होता है? आपकी बुक्स में एसेट में आता है, एडवांस टू सप्लायर्स आपके एसेट्स है। तो वो कह रहा है भाई वो आप रिकवर कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ओड बाय इट क्यों नहीं बोला? क्योंकि अभी इसके पूरी वाइंडिंग अप होगी। अभी देने का मसला नहीं, अब देने का कहानी वो आगे समझाएगा, देने की कहानी वो आगे समझाएगा। पहले कह रहे हैं तुम्हारा पैसा लोगों के पास फंसा हुआ है उसको वापस ले लो। नंबर 2 में क्या कह रहा है? द कंपनी शैल नॉट सॉलिसिट और रिसीव एनी डोनेशंस फ्रॉम एनी सोर्सेज। कि भाई देखो अब आपने कुछ नहीं लेना। ऊपर इसने अगेन ये थोड़ा सा डुप्लीकेशन भी हो रही है, अपनी बात को एक्सपेंड कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है। ऊपर उसने बोल दिया ऑल इज ऑपरेशन इंक्लूड्स फंड रेजिंग, लेकिन उसने कैटेगोरिकली अलग से बता दिया कि भाई देखो, ऊपर तो मैंने कह दिया कोई ऐसा हेमक हो जो ना समझ पाया उसके लिए और आसान हलवा करके बता दिया कि भाई देखो आप जो है इसमें कोई भी डोनेशन को रिसीव नहीं करेंगे। अब यहाँ से मेन बातें शुरू हो रही हैं। अब यहाँ से फोकस बढ़ा दें सब बच्चे अपने। ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी आफ्टर सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑल द डेट्स एंड लाइबिलिटीज। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ नेट एसेट्स। नेट एसेट्स क्या होते हैं? एसेट माइनस लाइबिलिटीज। यहाँ वो जो कह रहा है इसके ऊपर आप लिख लें अपने समझने के लिए, आप अकाउंटिंग के बच्चे हैं, ये जो पूरी बात कर रहा है ऑल द एसेट्स ऑफ द, वो अकाउंट्स को बच्चों को तो नहीं पढ़ा रहा ना, वो अपना लॉ समझा रहा है। लॉ जरूरी थोड़ी अकाउंट्स वाले पढ़ें, कोई भी पढ़ सकता है। तो वो कह रहा है ऑल द, वकील भी पढ़ता है, कह रहे हैं ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी आफ्टर सेटिस्फैक्शन, मतलब सेटिस्फैक्शन मतलब देने के बाद, किस चीज़ के देने के बाद? ऑफ ऑल द डेट्स एंड लायबिलिटीज। आप लोग इसको अंडरलाइन करके लिख दें नेट एसेट्स, आप लोगों के समझने के लिए अच्छा है ये कि नेट एसेट्स लिख दें। क्या क्या नेट एसेट्स को क्या करना है? शैल बी ट्रांसफर्ड टू अनदर कंपनी लाइसेंस अंडर द सेम सेक्शन दैट इज 42। अच्छा, ये क्यों कह रहा है? बड़ी अच्छी बात है। वो कह रहा है देखो ऊपर, इधर सुनो मुस्तफ़ा, आप भी सुनो। हाँ नहीं, आपके काम का नहीं, सही है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं ऊपर से लिंक कर रहा हूँ। ऊपर उसने बोला कि आप कोई भी क्या नहीं करेंगे, डोनेशन नहीं देंगे, प्रॉफिट आपका क्या होगा? नहीं, शुरू में जो कहा था, कोई डोनेशन कह रहा हूँ, सॉरी डिविडेंड, सॉरी उल्टा लिख दिया मैं। कोई भी डिविडेंड आप जो है नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट जो है आपका क्या होगा? प्रॉफिट आपका री इन्वेस्ट होगा, था ना ऊपर प्रॉफिट जो है आपका री इन्वेस्ट होगा। अब जब ये दोनों बातें से क्या हमें पता चला कि कुछ भी घर नहीं ले आ सकते, तो जब ही देखो 42 में हाँ मैं लिंक कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जितना भी आपका नेट एसेट्स हैं वो क्या होगा? सिमिलर कंपनी में ट्रांसफर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? ये दोनों बातें उसने ऊपर कही थी। इसका क्या मतलब था? किसी को भी कोई ट्रांसफर नहीं होगा। जब ट्रांसफर नहीं होगा तो वो पैसा जो कंपनी की बैलेंस शीट में बच रहा है 1 मिलियन, वो कहाँ जाएगा? दूसरी सिमिलर कंपनी। प्रॉफिट इन्वेस्ट तो नहीं हो सकता ना, कंपनी बंद हो रही है, लाइसेंस रिवोक हो गया, खत्म हो रहा है वो। तो अब क्या करेंगे? जब भी वो कहते हैं लॉजिक, मैं लॉजिक समझा रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, मैं लॉजिक और मंतक समझा रहा हूँ कि यहाँ जो बात कह रहा है ऊपर की, उसके कनेक्शन क्या है। ऊपर वो मना करके आया था कि कोई भी डिविडेंड नहीं देंगे, कोई भी प्रॉफिट घर लेके नहीं जाएगा मेंबर, सही किसी भी तरह से। तो जब वहाँ पे उसने सब चीज़ें रोक दी, तो यहाँ कैसे कह सकता है कि आप जो है डिस्ट्रीब्यूट कर लो मेंबर्स में सारा पैसा वाइंडिंग अप का? नहीं कह सकता ना। तो उसने क्या कहा? उसने कहा भाई सिमिलर ऑब्जेक्ट की कंपनी में ट्रांसफर कर दो। फॉर एग्जांपल ईडी सेंटर अगर बंद हो रहा है, सही है, फॉर एग्जांपल ईडी सेंटर खुदा न खास्ता अगर बंद हो रहा है, तो वो कह रहा है सारा कहाँ ले जाओ? सैलानी में ले जाओ। ये याद रखिएगा, दोनों नामों से हम आगे का एग्जाम्पल भी लेके चलेंगे। क्लियर हो रहा है यहाँ तक?
कि वो क्या कह रहा है कि भाई देखो जी, और ये कह क्या रहा है, ये तो आसान है समझना। हमेशा होता है लॉ में एक चीज़ होती है कि कह क्यों रहा है, समझे ना। लॉ में एक चीज़ हमेशा, जो चीज़ अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप करते हैं वो करते हैं कि ऐसा क्यों है। क्यों नहीं कहा कि घर ले जाओ, क्यों नहीं कहा घर ले जाओ, क्योंकि ऊपर उसने मना कर दिया था कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, कोई प्रॉफिट री इन्वेस्ट नहीं होगा। क्या कह रहा है, ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी आफ्टर सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑल द डेट्स एंड लायबिलिटी शैल बी ट्रांसफर्ड टू अनदर कंपनी लाइसेंस अंडर द सेक्शन 42 हैविंग आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स टू दोज ऑफ द कंपनी। अब यहाँ पे क्यों कह रहा है आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, तभी मैंने जानबूझ के ईदी और सरानी लिखा। ऐसा नहीं आप ईदी चला रहे हैं और आप ट्रांसफर किसको कर दें, फॉर एग्जाम्पल आगा खान को कर दें। आगा खान भी ट्रस्ट के अंदर चलता है, मिसाल दे रहा हूँ मैं, सेक्शन 42 वाली कंपनी नहीं है लेकिन मिसाल दे रहा हूँ। मिसाल के तौर पर आगा खान को करता है, वो बोलेगा आगा खान तो अलग उसमें हॉस्पिटैलिटी में काम करता है, हॉस्पिटल में काम करता है, हॉस्पिटैलिटी नहीं, हॉस्पिटल में काम करता है। आप जो ये सदका ज़कात खराज जो है ये इस तरह खानों में, स्कूल्स में और ये क्लिनिक्स खोल के ये सब चीज़ों में आप करते हैं, तो बोलेगा सिमिलर नहीं है। आप क्या करें, अपने सिमिलर ऑब्जेक्ट्स की जो है कंपनी में आप सारा ट्रांसफ़र करें। अब एक सेकंड पहले पे पूरा हो जाए, सवाल होल्ड करके रखिए, मैं सबके सवाल लूँगा। सही है, कितने दिन, टू दो विदिन 90 डेज ऑफ, विदिन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रेवोकेशन, फ्रॉम द डेट ऑफ रेवोकेशन ऑफ द लाइसेंस। अच्छा देखिए, यहाँ में एक छोटा सा चार्ट बनाते रहते हैं। क्या हो रहा है जी, ये ईडी सेंटर है, ये ईडी सेंटर है, ये किसको 90 डेज के अंदर क्या करना है, ट्रांसफर करना होगा, क्या करना है, ट्रांसफर करना है अपने सारे नेट एसेट्स, ट्रांसफर नेट एसेट्स ऑफ नेट एसेट्स। सही है, यहाँ तक हमने लिख दिया इसको। सही है, ट्रांसफर ऑफ नेट एसेट्स। अच्छा इसके पीछे चार्ट बना हुआ है, ये बिल्कुल सिंपल हो जाएगा आप लोगों के लिए। सही है, फ्रॉम द रेवोकेशन ऑफ द लाइसेंस और सच एक्सटेंडेड पीरियड एज मे बी अलाउड। अच्छा ये इस तरह की बात आपको बहुत जगहों पे दिखेगी कि अगर 30 दिन का टाइम है या अगर एक्सटेंशन है तो SCCP दे रहा है, वो एक अलग है। इसको हमें भी इग्नोर करते हुए चलते हैं, हम 90 डेज़ को लेकर चलेंगे। वो कह रहा है कि 90 डेज़ के अलावा आपने को रोना धोना किया कि भाई मैं ये मुश्किलात आ रही, तो हो सकता है 120 कर दे, 115 कर दे, वो तो केस टू केस होता है, उसका एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। डिस्ट्रैक्शन है। सही है, वो तो केस टू केस है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी कोविड आ गया था, कंपनीज के लिए मुश्किल हो गया था अकाउंट्स को अपने टाइमली सबमिट करना 2020 में अप्रैल में, तो एक्सटेंशन दी। हाँ, एक्सटेंशन इन लोगों ने, टैक्स का भी हुआ था, ये सारी चीज़ें जो है इदारा जो है फिर वो देता रहता है अपने हिसाब से एक्सटेंशन। अब देखिए, सही है, हाउएवर द कंपनी में रिटेन रीजनेबल एक्सपेंसेस ऑफ वाइंडिंग। अब देखो ये तो सिर्फ अभी इस पॉइंट इन टाइम पे तो सिर्फ लाइसेंस रिवोक हुआ है ना, वाइंडिंग अप तो नहीं हुई ना। अग्री करते हैं, लाइसेंस रिवोक होना मतलब एक पेज पे लिख के उसने दे दिया कि मैं आपका लाइसेंस रिवोक करता हूँ। आपने क्या किया, आप दोनों एक फाउंडेशन लाते हैं, आपने क्या किया, सारी अपनी एक्टिविटीज रोक दी, जो रिकवर करना था पैसा वो रिकवर करके बैठ गए। 90 दिन का आपके पास टाइम है सब करने का, जो आपके रिकवरी हो गई, पूरे नेट एसेट आप लोगों में पूरे होगा। आपने क्या किया, आप ईडी सेंटर वाले हैं, आप लोगों ने सैलानी वाले के पास गए, आपने कहा भाई ये लो, ये हमारा पैसा ट्रांसफर कर देना, पैसा दे देना। लेकिन वो क्या कह रहा है, देखो अभी कंपनी वाइंड अप तो नहीं है, वाइंडिंग अप के अपने खराजात होते हैं, क्या होता है, ऑडिट होता है। सही है, हो सकता है कि SCCP को बंदा अपना अपॉइंट कर दे, उसकी कोई फीस हो, गवर्नमेंट की फीस होती है, टैक्सेस होती हैं, ड्यूटीज़ होती हैं, 50 चीज़ें होती हैं ना, टैक्सेस हो गई, ड्यूटीज़ हो गई। तो अब जैसे तो एग्जाम्प्ट होता है, सेक्शन 42 की कंपनी एग्जाम्प्ट होती है, लेकिन कोई ऐसी लायबिलिटी जो आपको गवर्नमेंट को देनी है, कोई भी लायबिलिटी किसी भी फॉर्म में गवर्नमेंट को देनी है तो वो तो आपको देनी है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने, यार ये हमारे भी कोर्स का हिस्सा नहीं है ना, हमारा सब ऐसी जनरल बात कर रहा हूँ। सही है, तो ये जो चीज़ें हैं, ये इसके ये अखराजात तो हैं ना। अब आपने फॉर एग्जांपल आपके पास 1 मिलियन था, आपने सारा दे दिया उसको, किसको, सैलानी वाले को। वाइंडिंग अप के लिए आपके पास ऑडिटर आया है, ऑडिटर से आप कह रहे हैं वाइंडिंग अप किया यार, वो रिपोर्ट बना के दे दो, मैं SCCP में जमा करानी है, वाइंडिंग अप का प्रोसेस क्लोज करना है। उसने रिपोर्ट बना के दे दिया, वो कह रहा है मेरे 5 लाख रुपये, आप कह रहे हो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, मैं सारा दे गया, वो बोलेगा मैं रिपोर्ट नहीं दे रहा। ऑडिटर फीस अभी तो काम नहीं करेगा ना, वही पैसे लेगा ना आपसे। तो इसी तरह XYZ बहुत सारे खर्चे जो हैं वो, अब वो कह रहा है देखो तुम एक एस्टिमेट कर लो, एस्टिमेट दो। यहाँ गौर सुन रहे ना, सुनते रहना, यहाँ पे आगे मैं भी सवाल पूछूंगा, चीज़ें कनेक्ट भी हो रही हैं, सारी चीज़ें आगे की कनेक्ट हो रही हैं। 3-4 पैराग्राफ हैं लेकिन तरीके से सुनने, समझ में आ जाएगा। अब वो कह रहा है कि फॉर एग्जांपल आपके 1 मिलियन थे, इसमें से आपको लग रहा है कि यार 2 लाख रुपए मेरे वाइंडिंग अप के एक्सपेंसेस हैं, तो 8 लाख रुपए आप क्या कर दें, 8 लाख आप जो है ट्रांसफर कर दें, 2 लाख रुपए आप होल्ड करके रख लें। सही, रिकॉर्ड में अपने लग दें कि भाई 8 लाख रुपए हमने उसको दे दिए सैलानी को और 2 लाख रुपए हमने होल्ड करके रख लिया। सही है, यहाँ तक क्लियर है? सही है, पूछो। तो इसमें बोला ना कि आइडेंटिकल कंपनी को ट्रांसफर करना है, इसको सेम ऑपरेशन हो। तो ऐसे भी होता है कि प्राइवेट कंपनी के भी ऑपरेशन मतलब पब्लिक कंपनी के दूसरे से मिलता है, ऐसे प्राइवेट से पब्लिक में ट्रांसफर कर सके। नहीं ना, सेक्शन 42 तो प्राइवेट होती नहीं है, आप इन्होंने तो जवाब दिया था। ये सेक्शन 42 वाली कंपनी प्राइवेट ही नहीं हो सकती, लिमिटेड होती है, सिर्फ पब्लिक ही होगी वो। लेकिन सेक्शन 42 को उसने प्राइवेट और पब्लिक में कंफ्यूज नहीं किया, उसने कहा ये एक अलग सी कंपनी है। सही है, इसको स्टेटस जो है लिमिटेड का वर्ड उसने की, इसने कहा लायबिलिटी लिमिटेड है,
लेकिन लिमिटेड का वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। सही है। मेंबर 3 का मिनिमम, तो हमने वहां से डिराइव किया पब्लिक लिमिटेड जैसा स्टेटस दिया है, पब्लिक लिमिटेड नहीं हुई, स्टेटस पब्लिक लिमिटेड वाला दिया है। सही है। अच्छा जी, अब आइए आगे बढ़ते हैं, कनेक्ट करिए चीज़ों को। आफ्टर कंप्लायंस ऑफ द अबव रिक्वायरमेंट, आफ्टर कंप्लायंस ऑफ द अबव रिक्वायरमेंट क्या मतलब हुआ शेख साहब? ट्रांसफर कर दिया आपने 90 डेज के अंदर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे तो तवज्जो बढ़ाए, मैं सवाल पूछूंगा। सही है। द बोर्ड ऑफ द कंपनी शाल फाइल अ रिपोर्ट टू द रजिस्ट्रार कंटेनिंग स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। अब स्पेसिफाइड के चक्कर में हम नहीं जाएंगे, जो स्पेसिफाइड का मतलब जो लिखा हुआ है, वो कहाँ लिखा हुआ है वो आप लोगों के कोर्स में नहीं है। हमने स्पेसिफाइड को स्पेसिफाइड ही समझना है, वो बोर्ड से कुछ भी मांग ले। सही है। हमने उसमें नहीं घुसना। स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच कंप्लायंस। एक और चीज़ बना लेते हैं हम। अब यहाँ पे क्या करना है, विद इन 15 डेज क्या करना है, बोर्ड को क्या करना है, कंप्लायंस करनी है ना। सही है। यानी हम पढ़ के देखो कंपनी छपा है रिपोर्ट टू द रजिस्ट्रार, रिपोर्ट टू रजिस्ट्रार बाय, एक सेकेंड विद इन 15 लिखता हूँ, बाय बोर्ड। अच्छा, ये हुआ 1 जनवरी को। मेरा सवाल सुनो, मुस्तफा तुम भी सुनो, आसमा आप भी सुने, मैं सबने जवाब देना है। जो सवाल है वो सबके लिए, ऑनलाइन वालों के लिए भी है, फिजिकल वालों के लिए भी है। 1 जनवरी को ये हुआ। अज्यूमिंग एवरी मंथ है 30 डेज, हम डेट्स में नहीं लग रहे, अभी टाइम ज़ाया नहीं कर रहे। ये कब तक करना है? 38 मार्च। 38 मार्च। ये कब तक करना है? 15 अप्रैल। वेरी गुड। अब मुझे बताएं, अब ये तो 1 जनवरी कांस्टेंट है। ये इसने क्या किया, इसने कर दिया ये 15 मार्च को। अब कब तक करना है? 30 मार्च तक करना है। 30 मार्च तक करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या आपने भी ये लिखा है बच्चों ने, ऑनलाइन वालों ने? ये प्लीज प्रॉम्प्टली जवाब दिया करें, प्रॉम्प्टली जवाब दें। 30 मार्च तक करना है। क्यों? क्योंकि देखो उसके अंदर क्या लिखा है, फ्रॉम द विदिन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अबव कंप्लायंस। ये नहीं बोला कि विदिन 15 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ 90 डेज। देखो वर्डिंग में हमेशा, देखो लॉ की वर्डिंग में हमेशा खेलता है वो। उसने ये नहीं कहा विदिन 15 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 90 डेज, सही, विदिन 50 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द 90 डेज, कोई बात नहीं की। उसने सीधा सीधा बोला विदिन 50 डेज फ्रॉम द कंप्लायंस ऑफ द अबव। सही है। अब ये चीज़ चले, वेरी गुड, आप लोगों ने पकड़ ली, पिक कर ली। ऐसा नॉर्मली तो होगा नहीं ना कि जल्दी कर देते हैं, जरूरी थोड़ी आखिरी दिन तक जाएं। अब फॉर एग्जांपल एजीएम कराने की, एजीएम के 120 दिन होते हैं, 28 अक्टूबर तक का टाइम होता है, 30 जून से 28 अक्टूबर को थोड़ी लोग कराते हैं, लोग तो सितंबर में भी करा लेते हैं एजीएम। एजीएम में तो आपकी शेयर होल्डर्स की रिस्पांसिबिलिटी वगैरह एक्सेट्रा है ना। एजीएम को आप क्या समझ रहे हो? तो आपका लाइसेंस रिवोक हो गया है और कोई नहीं कुछ नहीं होता, तो अपनी जान छुड़ा रहे हैं ना। अच्छा बस फिर ठीक, अभी तो वर्ड है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, अभी तो अपनी जान छुड़ा रहे हैं ना काम करके यार। वो कह रहे हैं चलो यार खत्म करो। अब ये तो छोटे छोटे सेटअप होते हैं, सेक्शन 42 वगैरह, छोटी कंपनियां होती हैं, इतनी जायंट साइज थोड़ी अरबों रुपए की कंपनियां तो नहीं होंगी ना। अच्छा चले आगे। अच्छा इसके बाद, अच्छा ये हमने पढ़ लिया, तो ये हम बोर्ड पे भी ले आए इसको। फिर कह रहा है विद इन 30 डेज ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ द अबव रिपोर्ट। एक्सेप्टेंस का वर्ड को मार्क करें, प्रोविजनिंग नहीं। आपने, मैं रजिस्ट्रार हूँ, आपने मुझे रिपोर्ट दी, वहाँ से 30 दिन नहीं, जिस दिन से रजिस्ट्रार एक्सेप्ट करेगा। देखिए बारीकियाँ होती हैं, बारीकियों को हमेशा नोट करें। विद इन एक्सेप्टेंस, कि वो एक्सेप्ट कर ले, हाँ भाई आपकी जो रिपोर्ट दी ये सही है। हो सकता है आपने प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दी, आपने रिपोर्ट दी, उसने कहा भाई ये ऑब्जेक्शन है, ये इसको अकाउंट फॉर करके दोबारा दो, सही है। हो सकता है वो आपने दोबारा ले, तो वो अब दोबारा आपने दी, फिर उसने एक्सेप्ट करी, तो वहाँ से ये 30 डेज काउंट होंगे, सही है। एक्सेप्टेंस, अगर मैं इसको आगे लेके चलूँ, सही है, कितने विद इन कितना है 30 डेज ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ अबव रिपोर्ट बाय कौन? रजिस्ट्रार, सही है। ये आ गया आपका। अब आपने इसको करना क्या है विद इन 30 डेज, सही है। क्या करना है इसके अंदर, आइए आगे पढ़ते हैं। अभी मैंने सर के गलत बना दिया, स्मॉल लिखना है, चलें। हाँ कहाँ थे? द बोर्ड शाल इनिशिएट नेसेसरी प्रोसीडिंग्स फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी वॉलेंटरीली, सही है। अब यहाँ पे क्या करना है? वाइंडिंग अप प्रोसेस स्टार्ट करना है। वाइंडिंग अप प्रोसेस
स्टार्ट करना है आपने। सही है, शुरू से आते हैं। 90 डेज के अंदर क्या करना है, ट्रांसफर ऑफ नेट एसेट करना है टू द सिमिलर कंपनी। सही है, अब 15 डेज के अंदर क्या करना है, बोर्ड को एक रिपोर्ट देनी है टू द रजिस्ट्रार स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन के साथ। सही, फिर क्या करना है, विदिन 30 डेज ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ द रिपोर्ट वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग उन्होंने स्टार्ट करना है, प्रोसीडिंग स्टार्ट करना है, शुरू कर देना, एक ही बात है। वॉलेंटरीली कर लें, और वेयर इट हैज नो एसेट्स एंड लायबिलिटीज मेक एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार फॉर स्टैगिंग द नेम ऑफ द कंपनी ऑफ द रजिस्टर। देखिए ये जो बात है ना, मैं समझाता हूँ। लेकिन जो 2 लाख, अब ये वो 2 लाख रुपए वाली बात आ रही है, 8 लाख 2 लाख, 8 लाख और 2 लाख वाली बात हो रही है। सुन लें एक सेकंड। वो ये कह रहा है कि देखिए, अगर आपके पास ये 2 लाख रुपए बचे थे, ये 2 लाख पूरे खर्चा हो गए, आगे अब कुछ भी नहीं है, तो अब रजिस्ट्रार को जाके बोलो भाई हमारा नाम उड़ा दो, अपने रजिस्टर से वाइंडिंग अप हो गई। लेकिन अगर कोई 2 लाख रुपए बचे हैं, फिर 2 लाख में से कुछ बचा, अब क्या करना होगा? अगर 2 लाख में से, मिसाल के तौर पे आपसे भी सवाल है, ऑनलाइन वाले बच्चों से भी सेम सवाल होता है, 1.5 लाख खर्चा हुआ, 0.5 लाख बच गया, क्या करना होगा? वेरी गुड, दोबारा वही करना होगा। घर तो कुछ नहीं ले जा सकते, आपको वही कंपनी में जाके दोबारा से लानी जाओ और दे दो। वॉलंटियर कंपनी जो बोर्ड है वो वाइंडिंग प्रोसेस जो है वॉलंटरीली करेगी। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी पे ये कंप्लाइड नहीं है कि मतलब नहीं, वॉलंटरीली का मतलब होता है खुद कर दो। अगर सब भाग गए, कोई मसले मसाइल हो गए, तो हो सकता है एसएससी भी खुद प्रोविजन खुद इसको करे। उसके ऊपर फोर्स नहीं है ना। वेरी गुड आसमा, फोर्स है मेरा बच्चा, फोर्स है। वॉलंटरीली का मतलब ये कि खुद कर दो। देखो वाइंडिंग अप में भी तो मोड्स होते हैं ना, एक होता है बाय कोर्ट, जो तुम लोगों के कोर्स से अब तो पढ़ लेते हैं। एक होता है वॉलंटरी, वॉलंटरी का मतलब होता है कंपनी खुद वाइंड अप हो जाती है। एक होता है कोर्ट करता है आपको अपनी सुपरविजन में। एक होता है क्रेडिटर। इसका ये मतलब थोड़ी है ये नहीं ये कर रहा है तो ये वॉलंटरी नहीं है। वॉलंटरी मतलब खुद करो, खुद सुपरवाइज करो। ये तो फिर हो सकता है कोर्ट बोले। वैसे फॉर एग्जांपल देखो रेवोकेशन भी तो बहुत तरह से होती है। अगर टेररिस्ट फाइनेंसिंग कर रहे थे, उनको बोर्ड को थोड़ी बोलेगा कि तुम लोग खुद वाइंडिंग अप करो, एसएससी भी खुद सुपरवाइज करेगा। समझ गए ना, उनके इतने अच्छे थोड़ी हैं वो तो बदमाश लोग थे, टेररिस्ट फाइनेंसिंग कर रहे थे आपके मुल्क में। मेरा एक छोटा सा सवाल है, वन के पार्ट सी तक पहुंच गए, उस वक्त तक है ना आपके पास, आपने लायबिलिटी भी सेटल कर दी, अपने सारे एसेट्स भी सेटल कर दिए और कंपनी को ट्रांसफर कर दिया। उस वक्त आपने जो अमाउंट रखा होगा वो सिर्फ वाइंडिंग अप का रखा होगा। हो सकता है एस्टिमेट में से कुछ बच गया हो, जरूरी थोड़ी है आपने रखा था कि ऑडिटर 5 लाख लेगा, हो सकता है वो समझ गया वो एग्जैक्टली वाइंडिंग अप का सब एक्सपेंस रखा हुआ होगा आपने। अब आपने वाइंडिंग अप कर ली तो अमाउंट बच गया, वो तो दूसरी कंपनी को देगी। अब ये इधर बोल रहा है पॉइंट 3 जो अभी हमने पढ़ा है, क्या होता है, द बोर्ड शैल इनिशिएट नेसेसरी प्रोसीडिंग्स फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, ठीक है। और वेयर इट हैज नो एसेट्स एंड लायबिलिटी, नो एसेट्स एंड लायबिलिटी का मतलब बस यही अमाउंट की बात है। नो एसेट्स एंड लायबिलिटी का मतलब ये कि 1.5 लाख जो बचा था वो पूरा खत्म हो गया। सही है, मैं जिम कर रहा था कि लायबिलिटी कुछ रह जाए। नहीं, ऐसा भी हो सकता है ना कि अंडरस्टेट हो जाए। नहीं, इतनी अकाउंटिंग में ना जाए इसकी, सही, क्योंकि फायदा नहीं ना। अगर हम बिल्कुल ही कोर्स से हट जाएंगे, अंडर स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी और वहाँ चले जाए ना, ये प्रोविजनिंग गलत कर दी थी, कोई पेनल्टी आनी थी उनकी, उन्होंने 10 लाख सोची हुई थी, वो 2 लाख में हल हो गई, तो वो तो फिर हम घूम जाएंगे कहीं कोर्स में ना। ये केसेस चल रहे होते हैं कंपनी में, तो वो भी सेटअप हो जाते हैं पहले। ऐसी जगह चलने तो वो ख़त्म करने पड़ेंगे ना आपको, बिल्कुल ख़त्म करने पड़ेंगे। तो लायबिलिटी पे ऑफ करनी पड़ेगी। एनजीओस पर केस तो बिल्कुल गवर्नमेंट सुपरवाइज करवाएगी, फिर उसको ख़त्म करवाएगी, फैसला करवाएगी। अच्छा जी, वॉलंटरीली समझ गए आप। और वेयर इट हैज़ नो एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तो सबका जो रोका था पैसा 2 लाख रुपए जो रोके हुए थे वो भी खत्म हो गया। मैंने मेक एन एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार को बोलो, तेरे रजिस्ट्रार सिर्फ एप्लीकेशन से नहीं मानेगा, आप उसको प्रूफ देना पड़ेगा। देखो हमने ये पैसे इसको दिए, हमारे पास 0 हो गया, तो अब तुम जो है इसका नाम हम अपने रिकॉर्ड से उड़ा दो। स्ट्राइक द नेम ऑफ द कंपनी, स्ट्राइक द नेम ऑफ द कंपनी ऑफ द रजिस्टर। ऑफ द रजिस्टर मतलब रजिस्टर से उड़ा दो, उसके बाद रजिस्टर ऑफ कंपनी से उसका नाम उड़ा दो। अच्छा, आप कह रहे हैं, देखो वही वाली बात जो आपकी वाली बात, आप दोनों में से किसी का सवाल था ना, मैंने कहा था जरूरी नहीं है कि वो खुद वॉलंटरी, जो आप कह रहे थे। देखो, कमीशन में अपॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इफ द अबव रिक्वायरमेंट्स आर नॉट फुलफिल्ड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम। प्रिस्क्राइब टाइम ना, अगर ये सारी चीज़ें टाइम पे नहीं कर रहे तो भी कमीशन जो है अपना एक बंदा रख सकती है। अगर कोई ऐसी चीज़ की वजह से उसने लाइसेंस को रिवोक किया है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो गए या ट्रू एंड फेयर अकाउंट्स के व्यू नहीं दे रहे, तो ये जहाँ पे बोर्ड और मैनेजमेंट के मसले मसाइल हैं, वहाँ पे भी वो खुद सुपरवाइज कर सकती हो सकता है बोर्ड को बोले भाई तुम घर बैठो, ये पूरा प्रोसेस हम खुद करेंगे, फिर वो सारे काम ना वो खुद करेगी। सही है। हाँ, जहाँ साइन वाइन कराना होगा वहीं से करवाएगी। देखो रिपोर्ट तो बोर्ड ही देगा ना, बोर्ड को बोलेगी भाई तुम बनाओ रिपोर्ट, खुद करेगी से मतलब ये नहीं होता कि खुद पेपर भी डॉक्यूमेंट खुद बनाएगी, प्रो सुपरवाइज करेगी। सही है। इफ नेट एसेट्स ऑफ द कंपनी आर ट्रांसफर टू अनदर कंपनी,
Directors and officers, सिंपल सी बात है, डायरेक्टर एंड ऑफिसर्स ऑफ देयर और देयर फैमिली मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट कंपनी शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस इन द लेटर कंपनी फॉर 5 ईयर। कि सलाह ईडी सेंटर के जो बिल्किस ईदी साहिबा हैं, फैसल ईदी हैं, ये 5 साल तक इसके डायरेक्टर ऑफिसर नहीं बन सकते। अभी तक यहाँ से उसने कोई टेक्निकल सवाल नहीं पूछा, बीच में एक आध दफ़ा बीच में उड़ा भी दिया था इस सेक्शन को, उसने 43 के ये वाले को 43 को, लेकिन अभी तक उसने नहीं पूछा। आप लोग इसमें जो है ये पूरा ये चार्ट बना हुआ है, इसको बनाने की जरूरत नहीं, पूरा पीछे बना हुआ है। हाँ, इससे अच्छा बना हुआ है ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया था, ये प्रॉपर चार्ट इसके अंदर बना हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं। आपको समझ में आया? जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए हैं, समझ में आ रहा है बच्चों? 5 बजे ब्रेक कर लेंगे 10 मिनट का नमाज का, सही है, नमाज भी पढ़नी है ना। नहीं, कंपनी का नाम इस वजह से निकाल दिया, कंपनी खत्म हो रही है ना, वाइंड अप में जा रही है ना एक तरीके से। चलें जी। अच्छा, इसके पास पेपर जो है आप लोग करें, ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ था तो मैंने इस वजह से उसका बोला नहीं था, पॉसिबल आप करें। इफेक्ट ऑफ एवोकेशन का सिर्फ एक क्वेश्चन था, वो नहीं हुआ। सही है, नहीं पूरा करें, मंगल को हम इसको डिस्कस करेंगे। एंड के सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। सही है, रिपीट नहीं करना, कोई जो क्वेश्चन एग्जैक्ट डुप्लीकेशन आ रही है वो रिपीट नहीं करना। लेकिन देखिए इस चैप्टर में इतनी टेक्निकलिटीज़ नहीं है प्यास पेपर्स के पर्सपेक्टिव से, सही है। और जो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर से सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आप लोगों का। एक क्वेश्चन है होल्डिंग की, सर होल्डिंग की पूछी, और एक क्वेश्चन में सब्सिडियरी की पूछी, तो देखने की जरूरत है दोनों की। यार देखिए, अभी मैं जो आप लोगों की चीज़ चेक करूंगा ना, वो ये करूंगा कि आप लोग ड्राफ्ट किस तरह कर रहे हैं। सिर्फ मेरी ड्राफ्टिंग चेक करनी है कि कंपोजिशन किस तरह की आप लोगों की। अभी जो है टेक्निकलिटी तो इसके अंदर है ही नहीं ना इतनी। आप मुझे लिख के ना इसके वो दे दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दें। आप मुझे लिख के, जो ऑनलाइन के बच्चे हैं वो मुझे नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, सही है। जिस दिन मुझे करना होगा चेक मुझे व्हाट्सएप कर दें एक दिन पहले। फॉर एग्जाम्पल मंगल को हमारी क्लास होगी तो आप पीर को व्हाट्सएप मुझे रात तक कर दें, मैं आप उसको पढ़ के आ जाऊँगा या यहीं देख लूँगा जब बाकी बच्चों का आंसर देखूँगा। ग्रुप बना हुआ है, एनएस का ग्रुप बना हुआ है, KF7 का। तुम लोग जाओ तो ताहिर को बोलो, मैं हूँ ग्रुप में। KF7 पोस्ट रिजल्ट बैच बना हुआ है, करें आप। नहीं, रिफ्रेशर पोस्ट रिजल्ट एक, रिफ्रेशर एक ही बात है ना, पोस्ट रिजल्ट और रिफ्रेशर एक ही बात हुई ना। अच्छा ना, हाँ चलें जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब आया हमारा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। और देखिए इस चैप्टर की खास बात बताऊँ, एक तो ये चैप्टर बड़ा भी है, नंबर 1। नंबर 2 ये भी आपकी बेसिक्स, ये जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ना, ये कनेक्ट करेगा पूरे किताब को, पूरी किताब को ये सारी चीज़ें कनेक्ट करेंगी। अच्छा, ये जो शुरू में जो है ना ओवरव्यू ऑफ द प्रोसेस ऑफ कंपनी, ये मैं बोर्ड पर बना रहा हूँ। ये आप लोग ये कोई सेक्शन नहीं है, ये सिर्फ आपने रीड करना है समझने के लिए। मोबाइल अंदर रखना है, सही है। ये आपने सिर्फ समझने के लिए रखना है कि यार इसका फ्लो क्या है, सही है। ये कोई याद करने का नहीं है, सिर्फ आपने इसको पढ़ लेना है, सही है। देखिए, आप सबसे पहले आपको कंपनी बनाते हैं ना, कंपनी बनाए, ट्रस्ट बनाए, सेक्शन 42 बनाए, कुछ भी बनाए, सबसे पहले आप क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं कंपनी के लिए। आप उसको बोलते हैं कि यार मैं कंपनी बनाना चाह रहा हूँ, वो कहता है सही है यार, आपने सबसे पहले उसका नाम बताएं। आप नाम के साथ अप्लाई करते हैं। नहीं, आप मुझे सिर्फ नाम नहीं देते, आप अपनी इंटेंशन नहीं बता देंगे प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है, लेकिन नाम में आप क्या करते हैं, सिर्फ नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आप बोल रहे हैं कि यार मैंने नेशनल फूड्स बनानी है, सही है, आपने नाम दे दिया उनको। अब वो नाम आपने दिया, उसने असेस किया, उसने पहले कहा क्या, अब आपके पास आया, उसने कहा नहीं भाई ये जो है बनी हुई, सॉरी नहीं हो सकता। आपने कहा चले सही है जी, ये नाम नहीं हो सकता। अच्छा, फिर आपने कहा भाई नेशनल फ्रूट्स रख लेते हैं हम, ये है हो सकता है। उसने कहा बिल्कुल हो सकता है, ये जो है नहीं बनी हुई नेशनल फ्रूट्स, सही है। नेशनल फूड वैसे ही कंपनी है, मसाले वसाले उसके बहुत बड़ी कंपनी है ये, सही है। तो आपने कहा भाई नेशनल फ्रूट्स, उसने कहा रख लें जी। अब उसने जैसे ही कहा ना आपको रख लें, अरे वो कम्युनिकेशन थ्रू लेटर्स ही होती है, तो ये नाम आपका रिजर्व हो जाता है 60 दिन के लिए, सही है। ये नाम आपका रिजर्व हो गया 60 दिनों के लिए।
अब इसके अब ये 60 दिनों में आपको क्या करना है, 60 दिनों में आपको क्या करना है, इन 60 दिनों में आपको MOA और AOA अपना बनाना है। सही है, ये आपका 60 दिनों में ये आपका टारगेट है। ये बना के आपने क्या करना है, ये आपने बना के रजिस्ट्रार को देना है। रजिस्ट्रार साहब इसको देखेंगे, कंप्लायंस इंश्योर करेंगे, देखेंगे कि आपकी चीज़ें आपस में मिसमैच तो नहीं हो रही। तो ये जो आप कह रहे हैं वही है। मतलब आप बोल रहे हैं हमारे 2 बंदे होंगे लेकिन पब्लिक कंपनी बनाऊंगा, वो बोलेगा भाई 2 नहीं होते 3 होते हैं, तीसरे का नाम भी डालो इसमें, किसी और को भी लाओ। सही है। फॉर एग्जाम्पल आपने गलती से शेयर कैपिटल ज़्यादा लिख दिया, ऑथराइज कम लिख दिया मेमोरेंडम में, बोलेगा भाई ऐसे कैसे हो सकता है, ऑथराइज ज़्यादा होता है शेयर कैपिटल कम होता है। मतलब कोई भी एरर, इस तरह सारी चीज़ें वो ओवरऑल लॉ की कंप्लायंस देखेगा, रिव्यू करेगा चीज़ें, फिर वो आपको क्या करेगा, जब वो सेटिस्फाइड हो जाएगा कि हाँ भाई इसमें कोई मसला नहीं है, यस गो अहेड जब आपको देगा, तो वो आपको क्या करेगा, एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा। ये कंपनी की बर्थ सर्टिफिकेट है, यहाँ आके कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, वजूद में आ जाती है। इससे पहले आप जो जगह में बैठ रहे हैं, कोई भी XYZ वो प्लॉट है, जगह है, आप बैठ रहे हैं, वो आप अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में बैठ रहे हैं। ये जब बन गई, ये जब हो गया, भले से आपके पास कोई जगह है नहीं है, आपने खोके का एड्रेस दे के कंपनी बना ली, लेकिन ये कंपनी बन गई। इट डजेंट मैटर कि आप कहाँ बैठ रहे हैं, कितनी बड़ी जगह है, क्या है, इससे मैटर नहीं करता, ये बन गई तो बन गई। जैसे हमारी कंपनी है बेरेंट्स के नाम से, उसका जो ऑफिस है वो मेटको के अंदर ही है। उसका ऑफिस का एड्रेस जो हमने दिया हुआ है, उसकी अपनी कोई, उसके जो 10 लोग बैठे होते हैं वो मेटको के अंदर ही बैठते हैं। इससे ICCB को कोई एतराज़ नहीं है, उन्होंने कहा सही है बैठ जाओ, कहाँ बैठना है। तो ये इस तरह की चीज़ें मैटर नहीं करती, ये आपका पूरा एक प्रोसेस होता है। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, नेम क्लॉज से रिलेटेड पढ़ेंगे, क्या नाम रख सकते हैं, क्या नहीं रख सकते, क्या बिल्कुल मना है, कि क्या करने के लिए, कुछ नाम ऐसे जो रखने के लिए आप SECB को अप्रोच करते हैं कि भाई प्रायर अप्रूवल लेके रख लो ये नाम। सही है। फिर हम मेमोरेंडम्स और आर्टिकल्स से रिलेटेड पढ़ेंगे कि मेमोरेंडम क्या होता है, आर्टिकल्स क्या होता है, इनकी ऑल्ट्रेशन किस तरह होती हैं। सही है। नेम चेंजेस पढ़ेंगे। सही है। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस हो गया, सही है, इसकी ऑल्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ बिजनेस के बारे में भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ये आपका पूरा प्रोसेस फ्लो इसके अंदर चलेगा। ये चैप्टर पूरा है ही इसी के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि हमने क्यों वेटेज दी है, बहुत जस्टिफाइड वेटेज है इसकी। क्यों जस्टिफाइड वेटेज है, कंपनी की फॉर्मेशन हम यहाँ इसके अंदर सीख रहे हैं। अभी तक जो आपने सीखा सिर्फ सेक्शन 42 बिल्कुल आइसोलेशन में हम पढ़ते हैं। तो इसके अलावा आपने टाइप्स ऑफ कंपनी दी है, वो छोटी छोटी चीज़ें देखी हैं। यहाँ आप कंपनी को फॉर्म होते हुए देखेंगे, कंपनी किस तरह वजूद में आती है। कंपनी के एम्प्लॉयज़ वहीं बैठते हैं, हमारी कंपनी में बैठते हैं। बिल्कुल, हमने रजिस्टर की पावर में पढ़ा था। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी तो आप लोग खुद ये देख लीजिएगा, और भी पसंद यही इसके अंदर बातें लिखी हुई हैं। अगेन ये कोई सेक्शन नहीं है, ये अलग से लिखा हुआ है सिर्फ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखिए अब आया है स्पेशल रेजोल्यूशन और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। और देखो यहाँ पे क्यों बयान कर रहा है, आगे सारी बातें आएंगी। ये करना होगा तो स्पेशल रेजोल्यूशन होगा, ये करना होगा तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होगा। देखो रेजोल्यूशन क्या होता है, किसी चीज़ पे इत्तेफाक करना, रिजॉल्व करना। उधर रिजॉल्व से रेजोल्यूशन निकला है। हम 3 बैठे हुए, अब डिसाइड करना है कि यार KFC जाए मैकडोनल्ड जाए। आप दोनों ने बोला KFC जाए, मैंने बोला मैकडोनल्ड जाए, किसकी सुनी जाएगी? आप दोनों की सुनी जाएगी। क्यों? मेजॉरिटी है। सही है ना। अब हम दोनों बोल रहे हैं मैकडोनल्ड जाए, ये बोल रहे हैं KFC जाए, अब किसकी जानी जाएगी? मैकडोनल्ड वालों की सुनी जाएगी। क्या है भाई, रिजॉल्व कर रहे हैं हम। जहाँ पे कोई डिसीजन लेना हो, कोई किसी की बात का कोई हो गया, इसकी बात मानी जाए ना मानी जाए, तो रेजोल्यूशन आप पास करते हैं। अच्छा देखिए 2 तरह के रेजोल्यूशन होते हैं। आइए इधर देखें। एक होता है आपका स्पेशल रेजोल्यूशन, एक आपका होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। यहाँ 75% की बात होती है, यहाँ 50% की बात होती है। अच्छा मेजर फर्क है ये। इसके अलावा क्या है, देखिए वो ये बोला मेरी सुन लें, यहाँ 75 है, यहाँ 50 है। सही है, 50 मोर देन 50 मोर देन 75। दूसरी चीज़ वो कहता है, एक आपको लफ्ज़ देखिएगा अभी इसके अंदर, इंटाइटल टू वोट। मेरी सुन लें, वो पढ़ते हैं अभी हम। इंटाइटल टू वोट, इंटाइटल टू वोट का क्या मतलब है, कोई बता सकता है? जिसका वोट देने का हक हो। पहले का क्वेश्चन क्या है, आसमा दोबारा पूछ लें, कौन से पहले का क्वेश्चन पूछना चाह रही हैं आप क्वेश्चन टाइप कर लें, मुझे बता दें। हाँ बताएं। नॉमिनेट नहीं कर सकता, वो इनका वोट देने का हक हो। आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, टाइप्स एंड क्लासेज ऑफ, सॉरी काइंड्स एंड क्लासेज ऑफ शेयर। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ शेयर।
preference and ordinary, but there may be multiple tens and hundreds of classes of shares. क्लास किस तरह बनती है? हैविंग वोटिंग राइट, नॉट हैविंग वोटिंग राइट, सबसे कॉमन क्लास। आपके पास डिविडेंड का राइट है, आपके पास नहीं है, एक और क्लास बन गई। आपके पास बोनस का है, आपके पास नहीं है, एक और क्लास बन गई। आपके पास राइट शेयर का है, इनके पास नहीं है, बन गई। आपके पास 1 वोट 1 शेयर 1 वोट है, आपके पास 1 शेयर 2 वोट है, एक और क्लास बन गई। क्लास मल्टीपल हो सकती है, आप जिस तरह की क्लास बनाए बना लें, आपकी मर्जी है। एक क्लास यूँ बन सकती है, आपका फेस वैल्यू है शेयर 5 रुपये की, आपके 10 रुपये की है, एक और क्लास बन गई। क्लासेस ही है ना ये सारी, क्लासेस ही बन रही है ना ये सारी, इसी तरह की क्लासेस सारी शेयर्स के अंदर बनती हैं। तो वो ये कह रहा है कि इंटाइटल टू वोट का क्या मतलब हुआ कि अगर जो वो लोग जो है 75% में कौन लोग आएंगे, वो आएंगे जिनका वोट करने का हक हो, जिस तरह इन्होंने बोला। अगर किसी के पास नो वोटिंग राइट वाले शेयर्स हैं, ये हम आगे भी इसको मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे, अगर किसी के पास नो वोटिंग राइट वाले शेयर हैं तो वो इसमें काउंट नहीं होंगे। वो तो वोट ही नहीं कर सकते ना बेचारे, उनको बुला के क्या फ़ायदा उस मीटिंग में। फॉर एग्जाम्पल हम तीनों ने कहीं मिलके जाना है, अब आपके भाई और आपके भाई आके बैठे हुए, हम उनको भी बोल रहे हैं, उन्होंने जाना ही नहीं है, उन्होंने यहाँ से सिर्फ घर जाना है अपने, तो उनसे कोई पूछने का फ़ायदा है? भाई तुम मैकडॉनल्ड जाओगे, तुम KFC जाओगे, वो उनकी तो बात की कोई वो ही नहीं ना, वक़्त ही नहीं है ना, मतलब इंपॉर्टेंस ही नहीं है भाई, उन्होंने जाने ही नहीं है, हमारा काम ख़राब करना है उन्हें। समझ में आ रहा है? आइए अब इसको पढ़ते हैं। ये दो इसके अंदर मेन बातें हैं, एंटाइटल टू वोट वाली है और ये इसके अंदर परसेंटेजेस वाली बात है। एक सेकंड सवाल है, अच्छा कंपनी के एम्प्लॉय और वगैरह वाले कहाँ जाएंगे रेवोकेशन में? घर जाएंगे, अपनी कंपनी बंद हो रही है, कंपनी बंद होगी तो बिल्कुल घर जाएंगे, जो उनकी सैलरी जब तक उन्होंने काम किया है उनको पे होगी, फिर घर चले जाएंगे। लाइसेंस रिवोक हो रहा है, जब तक वो काम कर रहे हैं, जिस दिन तक उस दिन तक वो हैं, उसके बाद घर चले जाएंगे अपने अपने सैलरी लेके। राइट्स नहीं है, वो कह रहे हैं वोट वो लोग करेंगे, 75% वो लोग काउंट होंगे जिनके पास वोटिंग का राइट हो। इनमें भी है, बिल्कुल है, जाहिर सी बात है भाई। वो 50 ये परसेंटेजेस देखिए, अगेन थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग को अपनी ब्रॉड करें, मेरी बात सुनें। ये वो लोग हैं जो वोट कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली वही लोग आएंगे ना जो वोट कर सकते हैं। जो वोट नहीं कर सकते उसको तो उसमें शामिल ही नहीं करना ना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक क्लास ए है, एक है क्लास बी, आपने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है। इसके मेंबर्स हैं 150, इसके मेंबर हैं 100। ये है नो वोटिंग राइट, ये है विथ वोटिंग राइट, विथ वोटिंग राइट। अब आप मुझे बताएं कितने मेंबर वोट करेंगे तो वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा? 50, सही है। अब आप बताएं अगर जो है 50 का कॉम्बिनेशन में बना रहा हूँ, सही है, ये आया, इसके आ गए 25 और इसके आ गए 25, क्या ये रेजोल्यूशन पास हो सकता है? ये वॉइड है, ये वॉइड है, क्योंकि उनके पास तो वोटिंग राइट ही नहीं है, वो कैसे पास कर सकते हैं? अच्छा अभी एक रेजोल्यूशन है, इसके 60 लोगों ने दे दिया वोट उसमें, सही है, 60 लोगों ने, वो अब क्या ये वैलिड है? वैलिड है, ये है। अभी 60 से आपने देखा, ये 60 डिवाइड बाय 100 कितना होगा? 60%, मोर देन 50 है, रेजोल्यूशन पास। ये है इसका मतलब। अब समझ में आया? अच्छा जी, अब देखें, आप आइए इसको पढ़ते हैं। मीन्स द रेजोल्यूशन विच हैज़ बीन पास बाय अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ सच मेंबर्स इंटाइटल्ड टू वोट। 3/4 का मतलब 75 होता है कि 75 मेंबर जो इंटाइटल्ड टू वोट हैं वो लोग इसके अंदर वोट करेंगे। इंटाइटल्ड टू वोट का एक और मतलब भी है, मैं आगे बताऊंगा, अभी नहीं। एज आर प्रेजेंट इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी। प्रेजेंट इन पर्सन मतलब क्या होता है कि खुद आए हुए, प्रॉक्सी मतलब अपनी जगह किसी को भेजा हुआ। ये प्रॉक्सी जो है, ये हम वहाँ पे मेंबर्स की चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, कौन प्रॉक्सी हो सकता है, कौन नहीं हो सकता, क्या तरीके कार है, वहाँ हम देखेंगे। अभी प्रॉक्सी का मतलब आपसे ये समझेंगे अपनी जगह किसी और को भेज रहे हैं, सही है, वो और कौन हो सकता है वो हम वहाँ देखेंगे। और थ्रू पोस्टल बैलेट, पोस्टल बैलेट का भी तरीक़ेकार होता है, ये आप लोगों के कोर्स में नहीं है, ये इंशाल्लाह आप लोग सी फाइनल में पढ़ेंगे। मतलब ये इसमें जाना नहीं होता मीटिंग के लिए, इसमें पर्चियाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, वो आप भर के दे देते हैं। हाँ, अच्छा कंटिन्यू चल रही है, डेफिनेशन खत्म नहीं हुई है, बुलेट में लिखा हुआ डेफिनेशन ही एक ही पैराग्राफ है, तोड़ा हुआ है इसको, सही है। एज आर प्रेजेंट इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी और थ्रू पोस्टल बैलेट एट अ जनरल मीटिंग। कहाँ प्रेजेंट हो, कहाँ आए हुए हो? जनरल मीटिंग में। जनरल मीटिंग कौन कौन सी हो सकती है, किसी को याद है? एनुअल जनरल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक और थी तीसरी,
स्टैट्यूटरी, सही है। जनरल मीटिंग इंक्लूड्स स्टैट्यूटरी, EOGM, AGM, सही है। Of which not less than 21 days notice specifying the intention to propose the resolution as a special resolution has been duly given। वही वाली बात के उस मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए आपने 21 दिन पहले जो है नोटिस दिया हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल आपने रातों रात नोटिस दिया और मीटिंग करवा ली, रेजोल्यूशन पास हो गया, रेजोल्यूशन तो सही पास हुआ, क्या वो मीटिंग वैलिड है? नहीं, वो मीटिंग ही वॉइड है। क्यों? क्योंकि आपने उसका रिक्विजिट था कि जो 21 दिन पहले आपको नोटिस देना था आपने वही नहीं दिया। आपने एक रात पहले सबको नोटिस दिया, अगले दिन बुलाया आपने अपने मतलब के मेंबर्स को बुलाया, उससे आपने रेजोल्यूशन पास कराया, हो गया भाई, रेजोल्यूशन पास हो गया। नहीं, सिर्फ मीटिंग का आपने क्या क्या कंप्लाई किया? आपने 50% कंप्लाई किया, आपने जनरल मीटिंग कॉल करी, लेकिन आपने 21 दिन का नोटिस नहीं दिया। क्लियर है? इसको पढ़ें, इसको पढ़ें। देखिए एक सेकंड पहले मैं और पैराग्राफ समझाता हूँ। प्रोवाइडेड दैट इफ ऑल द मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट एंड entitled to attend and vote at any such meeting so agree, क्या अग्री करें? रेजोल्यूशन में बी प्रपोज एंड पास एज अ स्पेशल रेजोल्यूशन एट अ मीटिंग ऑफ लेस देन 21 डेज नोटिस हैज बीन गिवन। मार्क करने वाली चीज़ क्या है? ऑल द मेंबर। अगर सारे के सारे 100 के 100 कहते हैं कि भाई सही है भाई, 14 दिन के अंदर मीटिंग कंडक्ट कर लो, तो फिर आप मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं। सो ऑल द मेंबर लिखना ज़रूरी है। हो सकता है एक दो नंबर का फिर इन द ब्लैंक्स इस तरह को पूछ ले कि 95 लोगों ने अग्री कर दिया, तो बताओ क्या होगा। लेकिन 95 का नहीं, ऑल द मेंबर्स। लेस देन 21 डेज मतलब 21 दिन का नोटिस तो जनरल है, देना ही देना है, सही है। लेकिन अगर आपके सारे मेंबर्स अग्री कर रहे हैं, आपके 100 के 100 मेंबर्स कह रहे हैं कि सही है, हम जो है 14 दिन में मीटिंग कर लेते हैं, बहुत अर्जेंट मामला है, 21 दिन में कौन वेट करेगा, जल्दी नोटिस दो, जल्दी मीटिंग करो, तो सही है। 100 मेंबर्स ने कहा सही है, हम 14 दिन के अंदर मीटिंग करते हैं, तो 14 दिन का नोटिस भी आप दे सकते हैं। मतलब क्या, अगर मीटिंग 14 फरवरी को है, तो आप जरूरी नहीं 21 दिन पहले दें, आप 1 फरवरी को दे भी सकते हैं नोटिस। नहीं, अभी भी आप गलत समझ रहे हैं। नोटिस अभी भी आप इंटरप्रेट गलत कर रहे हैं। वो कह रहा है कि नोटिस आपको जनरल मीटिंग का, जहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा, उसका 21 दिन पहले कम से कम देना है। 21 दिन पहले आपने नोटिस देना होता है मीटिंग का। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि मीटिंग को जल्दी कर लें, शॉर्टर नोटिस में भी हो सकता है, लेकिन क्या कि पूरे 100% मेंबर्स अग्री करें कि भाई हाँ भाई जल्दी मीटिंग कर सकते हैं, वरना आप जो है जल्दी मीटिंग को नहीं कर सकते। वेरी गुड आसमा, बिल्कुल। AGM, EOGM, स्टैट्यूटरी तीनों यही होते हैं। हाँ लिख लो। आसमा कोई सवाल है तो बताएं, बाकी बच्चे ऑनलाइन के कोई सवाल है तो बताएं, आप लोग भी कोई सवाल है तो बताएं। ऑर्डिनरी सिंपल है, इसी के बस परसेंटेज इसका फर्क है और कुछ भी नहीं है। क्या होता है, हमने स्टार्ट में पढ़ा ऑफ विच, तीसरा पॉइंट, ऑफ विच नॉट लेस देन 21 डेज नोटिस स्पेसिफाइंग द इंटेंशन। अब 21 डेज का नोटिस देना है। मैं क्या होता है 50% लोगों का, मतलब क्या होता है मेरी बातचीत में, मैं डायरेक्टर है ना फॉर एग्जांपल, मैं फॉर एग्जांपल 75% अपने मतलब के लोगों को 75% नहीं, ऐसा नहीं होता, हर मेंबर को नोटिस देना होता है, हर मेंबर को देना होता है। लेकिन अगर ये स्पेसिफिक लॉ की वर्डिंग है ना, लॉ में स्पेसिफाई नहीं होता, एक लूपहोल ना पकड़ लिया जाए। नहीं, कोई लूपहोल नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। नोटिस में लिखा हुआ है, मीटिंग के चैप्टर में पढ़ेंगे, नोटिस शुड बी सेंड टू ऑल द मेंबर्स, ऑडिटर को देना होता है, और ये सारी चीज़ें बताएगा वो आपको। किसी के पास एक शेयर है, उसको भी नोटिस जाएगा। ये नहीं पता आखिरी लाइन वाला मुझे, किसी को नोटिस पे करनी मीटिंग वाला। हाँ, नहीं, शॉर्ट नोटिस वाली बात भी लॉ के अंदर लिखी हुई है। सही, ये तो सही। इसमें किसी भी तरह का, किसी भी मैटर से कोई भी रेजोल्यूशन हो, स्पेशल रेजोल्यूशन तो 21 दिन से पहले भी हो सकता है, कोई भी रेजोल्यूशन हो, सही है। जनरल रूल है स्पेशल रेजोल्यूशन का कि कोई भी हो सकता है, लेकिन क्या 100% आपके मेंबर्स अग्री करें, ऑल द मेंबर्स। चलिए, ऑर्डिनरी क्या है? ऑर्डिनरी में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक फर्क है, वहाँ पे 50% की बात हो रही है। सिंपल मेजॉरिटी मतलब 50.00000001 भी होंगे तो भी चल जाएगा। क्या कह रहा है? मीन्स रेजोल्यूशन पास बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ सच मेंबर्स ऑफ द कंपनी एंटाइटल्ड टू वोट, वही वाली बात की जिनका वोटिंग राइट हो, सही है। एज आर प्रेजेंट इन पर्सन, खुद आए हो या प्रॉक्सी के थ्रू आए हो, या वेब पोस्टल बैलेट भी इसके जा सकता है, और एक्सरसाइज द ऑप्शन टू वोट थ्रू पोस्टल बैलेट एज प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स और एज में बी स्पेसिफाइड एट अ जनरल मीटिंग। सारी बातें इसके अंदर वही है, बस यहाँ सिंपल मेजोरिटी है, वहाँ 3/4 की बात हो रही है। हाँ, 21 डेज वाली बात। बिल्कुल। 21 दिन का जो है वो मीटिंग से रिलेटेड है, रेजोल्यूशन से रिलेटेड नहीं है, समझें इस चीज़ को। 21 दिन नोटिस ऑफ द मीटिंग में। देखो, आपका अगर आपका कोई रिश्तेदार आपको शादी में बुलाता है,
ऐसा तो नहीं होता ना कि आपको सुबह सुबह फजर में लाए कार्ड दे दे कि आज शाम में आ जाओ शादी में। 2-4 दिन पहले तो आपके घर में कार्ड आता है ना, हफ्ता पहले, 4 दिन पहले, 10 दिन पहले कार्ड आता है आपके यहाँ। करीबी शादी हो तो और पहले आ जाता है, सबसे पहले आप लोगों को कार्ड आता है। खाला की, चच्चा की, ताया की बेटी हो या बेटा हो, सबसे पहला कार्ड आप लोगों को दिया जाता है, रिश्तेदारों को। तो ज़ाहिर है ये वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। लेकिन वहाँ पे आप मर्जी होती है कि कोई 4 दिन पहले दे रहा है, कोई 6 दिन पहले दे रहा है। तो वही कहना भाई देखो यहाँ पे लॉ ने एक स्पेसिफाइड टाइम कर दिया कि मीटिंग रख रहे हो, सबको बुला रहे हो, फैसला कर रहे हो, 21 दिन पहले उसका नोटिस दो ताकि सब प्रिपेयर होके आएँ। अच्छा, एक और सवाल है। अब आपने नोटिस तो 100 को दिया, ठीक है, आए 75 से कम आएंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। नहीं, ये नहीं होता। जितने आए हैं उनका 75% होता है, जितने आए हैं उनका 50% होता है। ऐसा थोड़ी कि 100 के 100 ना आने वरना मीटिंग ही नहीं होगी। मीटिंग का कोरम पूरा हो जाए, मतलब मीटिंग का कोरम जो है कोरम पूरा हो जाए तो उसका 75% दिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 100 में से 20 लोग आए तो 20 का 75% होगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 75%। अगर 10 लोग आए तो 10 मल्टीप्लाई बाय 75%। ये थोड़ी है कि 100 के 100 का आना ज़रूरी है। समझ में आया? ऐसा नहीं कि आप लिख के आ जाए कभी कि 100 लोग नहीं आए, 99 आए, मीटिंग ही वॉइड हो गई। ऐसा नहीं होता भाई। 100 में से 75%, 100 में 75 नहीं, जितने आए उनका 75%। कोरम पूरा होना चाहिए, मीटिंग का कोरम पूरा हो गया। कोरम पूरा होगा, कोरम पूरा हो गया, बस जितने भी लोग आए 75% उनका। क्लियर हो रही है चीज़ें? 75% में 75% में राइट होगा, वोट डायरेक्टली राइट होगा नहीं, जितने वोट डायरेक्टली वोट होगा 75% में से। ये तो कह रहा हूँ जितने लोग आएंगे वे 75% वो 100 के 100 इंटाइटल टू वोट होने चाहिए। इंटाइटल टू वोट का मतलब है कि जो वोट डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के इलेक्शन हो रहे हैं, आप 18 साल से कम है, आप उस बच्चे को लेके जाएंगे घर के? नहीं। क्यों नहीं लेके जाएंगे? वोट नहीं डाल सकता। यहाँ पे वही बात हो रही है कि जनरल मीटिंग में वही लोग आएंगे जो वोट डाल सकते हैं। वो वोट फेवर में डालें, अगेंस्ट में डालें, अलग बात है। 75% लोग फेवर में डालने चाहिए, जब जाके आपका रेजोल्यूशन पास होगा। हाँ, फेवर की बात हो रही है, फेवर में डालेंगे, इन फेवर डालेंगे। ऑब्वियसली रेजोल्यूशन जब भी तो पास होगा। मैंने शुरू इस तरह किया था कि हम 3 जा रहे हैं, हमने डिसाइड करना है कि या तो कहाँ जाएँ, KFC जाएँ, मैकडोनल्ड जाएँ। तो क्या डिसीजन ही तो हो रहा है फेवर। हम दोनों ने कहा KFC, आप कह रहे हैं मैकडोनल्ड, तो KFC जाया जाएगा। आप दोनों ने अगर मैकडोनल्ड कह दिया, मैं KFC कह रहा हूँ, तो फिर मैकडोनल्ड जाया जाएगा। तो ये फेवर की तो बातें हैं इसके अंदर। जी जी बोलें। सिंपल मेजॉरिटी 51% होगी बेटा। विदिन 21 डेज कह सकते हैं, विदिन 21 डेज कह सकते हैं, लेकिन इस तरह उसको ना कहें। वो कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। 14 हो सकता है, 15 हो सकता है, 7 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बिल्कुल कहने को कह सकते हैं लेस देन 21 डेज का है, विदिन 21 डेज का है, बिल्कुल सही है। सिंपल मेजॉरिटी 50% से ऊपर होगी। 51.00001 है तो वो भी सिंपल मेजॉरिटी काउंट होगी। सही है बेटा? चलें जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, ये सेक्शन पढ़ते हैं, फिर नमाज ब्रेक करते हैं। ऑब्लिगेशन टू रजिस्टर है, इस दफ़ा की एडिशन है ये। ऑब्लिगेशन टू रजिस्टर सर्टेन एसोसिएशन पार्टनरशिप एज कंपनीज। और वो कह रहा है कि इन लोगों को एज का ये जो एसोसिएशन होंगी, इनके पास रिक्वायरमेंट होगी कि ये कंपनी के तौर पे अपने आप को रजिस्टर करें। पार्टनरशिप में हमने पढ़ा था 20 से ऊपर नहीं होने चाहिए। सही है। अब वो यहाँ पे उसी तरह की बातें करेगा, 20 से ऊपर हो गए तो आप जो है करें। No association, partnership or entity consisting of more than 20% shall be formed for the purpose of carrying on any business that has the objective of acquisition of gain by such association. Acquisition of gain का क्या मतलब हुआ? Profit making company। क्या कोई भी एसोसिएशन हो, पार्टनरशिप हो या एंटिटी हो जो 20 से ज़्यादा हो और किस लिए काम कर रही हो, बिजनेस अपना किस लिए कर रही हो, उनका ऑब्जेक्टिव क्या हो कि वो गेन कमाए, प्रॉफिट कमाए। सही है? सही। गेन बाय सच एसोसिएशन मतलब जो ऊपर बात की है, ऊपर शुरू किस तरह किया था? नो एसोसिएशन पार्टनरशिप एंटिटी। तो दोबारा वही चीज़ रिपीट करेगा, बाय सच एसोसिएशन। सच मतलब ऊपर वाली जो ऊपर के शुरू किया उसने सेंटेंस, बाय सच एसोसिएशन पार्टनरशिप और एंटिटी और बाय द इंडिविजुअल मेंबर देयरऑफ अनलेस इट इज रजिस्टर्ड एज अ कंपनी अंडर दिस एक्ट। सही है? सही है। क्या कोई भी एसोसिएशन हो, पार्टनरशिप हो या एंटिटी हो या कोई इंडिविजुअल पर्सन हो जो 20 से ज़्यादा हो, और अगर और वो बिजनेस किस तरह कर रहे हो कि उनको प्रॉफिट मेकिंग गेन के लिए कर रहे हो, तो वो जो है 20 से ज़्यादा हैं तो उनके लिए मैंडेटरी है कि वो एक कंपनी बनाए अंडर दिस एक्ट। एक्सेप्शन इसके अंदर क्या आ गई? सी बातें। अब देखो, हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप में 20 की लिमिट होती है, लेकिन अगर कोई सर्विस की फर्म है, ये तो ऑडिट फर्म्स हैं, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। टैक्स फर्म में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सही है? इंजीनियर्स की फर्म में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये पार्टनरशिप में पढ़ी थी, याद होगी आप लोगों को, अनलिमिटेड होता है।
any society, body or association other than partnership formed or incorporated under any law for the time being in force in Pakistan, or a joint family carrying on joint family business. सही है, कोई जॉइंट फैमिली फॉर एग्जांपल एक फैमिली है जिसके कोई 15-20 लोग हैं, 20-22 लोग हैं, ऊपर के लोग हैं, और जॉइंट फैमिली बिजनेस कर रहे हैं, कोई कार दुकानें हैं उनकी 8-10 दुकानें मिलकर चलाते हैं, उनके लिए ज़रूरी नहीं है. A partnership of 2 or more joint families where the total number of members of such family excluding the minor member does not exceed 20. अब यहाँ पे कह रहा है कि देखो एक्सेप्शन में यहाँ पे लेस देन 20 वाली की भी बात कर रहा है. कह रहा है कि देखो पार्टनरशिप 2 और मोर जॉइंट फैमिलीज. अब ये जॉइंट फैमिली में इटसेल्फ बहुत सारी फैमिलीज होती हैं, वगैरह 2 या 2 से ज़्यादा जॉइंट फैमिलीज हों. सही है, जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ सच फैमिलीज जो हों एक्सक्लूडिंग माइनर मेंबर जो हों 20 के अंदर हों. इसकी जॉइंट फैमिली, तुम्हारी जॉइंट फैमिली इनकी जॉइंट फैमिली मिला के बिजनेस करें तो 20 से ज़्यादा नहीं हो. बिल्कुल, अगर 20 से कम है तो वो देखो 20 की बात तो उसने पहले भी कर दी, एक्सेप्शन में दोबारा एक चीज़ को हाईलाइट कर रहा है. अगर 2 जॉइंट फैमिलीज हैं उनके 20 होना चाहिए overall. हाँ, अच्छा कोई बच्चा बड़ा हो जाए हाँ, फिर वो 21 हो जाएंगे तो फिर निकल जाएंगे यहाँ से. अब पार्टनरशिप फॉर्म टू कैरी ऑन प्रैक्टिस एज लॉयर्स, अकाउंटेंट, ये आपने पार्टनरशिप एक्ट में ही पढ़ा है. यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती, और एनी अदर प्रोफेशन वेयर प्रैक्टिस एज अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी इज नॉट परमिटेड अंडर द रिलेवेंट लॉज और रेगुलेशन फॉर सच प्रैक्टिसेस. मतलब वहाँ पाकिस्तान की एक फर्म थी, मुझे याद नहीं आ रहा, वो एक वाहिद फर्म थी जो कि कंपनी का स्टेटस था, जिसके पास फर्म नहीं थी, बेसिकली कंपनी थी ऑडिट की, कोई नाम याद नहीं आ रहा, कभी ढूंढूंगा तो पता करूँगा. बिग 4 में नहीं थी, दूसरी कोई थी, वाहिद प्राइवेट कंपनी ऑपरेट कर रहे थे वो. ऑडिट की कंपनी थी, ऑडिट फर्म तो नहीं कह सकते उसको, नहीं पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो एज अ प्राइवेट कंपनी ऑपरेट कर रहे थे. वाहिद थी वो पाकिस्तान में. कौन सी वाली एक्सेप्शन अगेन बता दूं, कौन सी वाली एक्सेप्शन दोबारा बता दूं. नहीं, पहले में वो कह रहा है कोई भी सोसाइटी हो, बॉडी हो, एसोसिएशन हो अदर देन पार्टनरशिप. सही है, फॉर्म्ड और इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन पाकिस्तान. सही है, जैसे हम जहाँ पे बैठे हुए केन, इसमें ये क्या है, PECHS, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी. तो वो कह रहा है इस तरह की कोई भी है तो एक्सेप्शन में आ जाएंगी. अदर देन पार्टनरशिप, जॉइंट फैमिली कैरिंग ऑन जॉइंट फैमिली बिजनेस, जॉइंट फैमिली जो है वो जॉइंट फैमिली बिजनेस चला रही है वो, और 2 या 2 से ज़्यादा जॉइंट फैमिलीज मिलके जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मेंबर 20 से ज़्यादा ना हो, तो वो भी जो है एक्सेप्शन में आ जाएंगी, एक्सक्लूडिंग माइनर मेंबर्स. और जो फर्म्स हैं जिसकी लॉयर्स की, अकाउंटेंट्स की, वो भी इसके अंदर आ जाएंगी. आपने पार्टनरशिप एक्ट में भी पढ़ा होगा. अगर इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं थी तो हमने इस पर इतना टाइम नहीं दिया. कोई फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ पूछें. चलिए नमाज ब्रेक करते हैं, फिर 10 मिनट का. ये अभी कितना टाइम हो रहा है, 5:13 ना, 5:30 तक का कर लेते हैं. सही है, 5:30 में इंशाल्लाह हम क्लास को रिज्यूम करेंगे. तभी कह रहा है मोड ऑफ फॉर्मिंग ऑफ अ कंपनी. सही है, मोड ऑफ फॉर्मिंग ऑफ अ कंपनी अगेन ही हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन जैसे फॉर्मेलिटी के तौर पर देख लेते हैं. पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट है, सिंगल मेंबर कंपनी. पब्लिक कंपनी में क्या होगा, कम से कम 3 होंगे, और मैक्सिमम क्या है कि अनलिमिटेड इसके अंदर होंगे. एनी 3 और मोर पर्सन एसोसिएटेड फॉर एनी लॉफुल पर्पस. लॉफुल पर्पस का क्या, जाहिर सी बात है, अनलॉफुल पर्पस के लिए तो आप कंपनी बनाएंगे नहीं. तो ये सारी चीज़ें आगे मेमोरेंडम में भी कवर होंगी. फॉर्म पब्लिक कंपनी बाय सब्सक्राइबिंग द नेम टू अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन. अगर ये सारी बातें आगे कवर होंगी, बस मोटी मोटी बातें भी ये समझ लें कि मेमोरेंडम की जब वो बात करेगा कि मेमोरेंडम को कब अलाउ करेगा, कि आपका जो है कब एक्सेप्ट करेगा, सॉरी अलाउ नहीं, कब एक्सेप्ट करेगा मेमोरेंडम को, कब नहीं करेगा, वहाँ ये सारी बातें रिपीट होंगी, वहाँ हम इसको डिटेल में देखेंगे. यहाँ पास मैंने एक डब्बा बना दिया कि प्राइवेट कंपनी क्या होगी, तो वही बात रिपीट हो रही है, लेकिन कह रहा है 2 और मोर पर्सन, लेकिन मैक्सिमम क्या है इसके अंदर 50 होगा. सिंगल मेंबर कंपनी में वही बात हो रही है, लॉफुल पर्पस होना चाहिए, सब्सक्राइबिंग द नेम्स टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. तो वो वहाँ पे कितना, 1 होगा, मैक्सिमम भी 1, मिनिमम भी 1, मेंबर 1 होगा. सही है. In case of a single member company, the subscriber to the memorandum shall nominate a person who in the event of death of the sole member shall be responsible to. Single member company में डायरेक्ट करता धरता एक ही बंदा है, वो कह रहा है कि अगर ये मर गया तो इसको अपॉइंट करना पड़ेगा, लाजमी है उसके लिए कि एक बंदे को नॉमिनेट करे. क्या, इन द इवेंट ऑफ हिज डेथ, फॉर व्हाट, के ट्रांसफर द शेयर्स टू द लीगल हेयर्स ऑफ द डिसीज. उसकी जिम्मेदारी होगी कि जो शेयर्स हैं, जो उसके अपने शेयर हैं, वो उसके लीगल हेयर पे कर दे. बेटा है तो बेटा, बेटी है तो बेटी, औलाद नहीं है तो बेगम के नाम पे कर दे, कोई भी नहीं है तो फिर वैसे नॉर्मली होता है ये, जब आप इस तरह की किसी को अथॉरिटी देते हैं तो आप नॉमिनेट जब करते हैं तो बंदे का बता देते हैं कि हाँ, बिल्कुल बता देते हैं कि ये मेरे बेटे के नाम पे कर देना है, बेटी के नाम पे कर देना, अगर शादी नहीं हुई हुई तो भाई के नाम पे कर देना, भाई के बच्चों के नाम पे कर देना, वो आप इन्फॉर्म करते हैं उसको. सही है. मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एज अ ट्रस्टी. ट्रस्टी मतलब क्या, कि किसी जो अपनी जिम्मेदारी सिर्फ इस हद तक निभाएगा
कि शेयर्स जो ट्रांसफ़र कर दे ऑपरेशंस को कंपनी के प्रॉपरली वाइंड अप करके चले जाए। सही है। ट्रस्टी का देखो, एक होता है ट्रस्ट, एक होता है बेनिफिशियरी। ट्रस्टियों का काम क्या होता है? ट्रस्ट बनता किसके लिए? बेनिफिशियरीज के लिए। सही है। ट्रस्ट बनता किसके लिए है? बेनिफिशियरीज के लिए। सैलानी सेंटर एक ट्रस्ट है। सही है। बेनिफिशियरी से कौन है? बेनिफिशियरी से कौन है? जो बेचारे रोड पे खाना खा रहे हैं, वो यतीम, वो बेसहारा लोग। ट्रस्टी इनके कौन है? मौलाना बशीर अहमद फारूकी साहब ट्रस्टी हैं। उनका काम क्या है कि जो पैसा है, जो जगह है, उसको मैनेज करना किसके लिए? ताकि इनका फ़ायदा हो। आप और मैं जो पैसे दे रहे हैं वो मौलाना बशीर अहमद फारूकी साहब को नहीं दे रहे, वो इनके लिए दे रहे हैं, इनको दे रहे हैं। बेनिफिशरीज हैं, बिल्कुल इनको बेनिफिट मिल रहा है। हाँ, ये टेबल के नीचे ना, पॉइंट नंबर 2, मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एज अ ट्रस्टी। ट्रस्टी के तौर पे आप जो है उसको कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करें टिल द टाइम क्या वो ख़त्म हो जाए, जब तक। सही है। टिल सच टाइम द टाइटल ऑफ द शेयर्स आर ट्रांसफर्ड। ऑपरेशन को क्लोज कर दें और शेयर्स को ट्रांसफर कर दें लीगल ईयर्स के नाम पे। जी, बड़े बड़े मिलियनर्स और बिलियनर्स जैसे बिल गेट्स वगैरह का होता है कि मेरे बच्चों को तो $10 मिलियन मिलेंगे, साइड पे बाकी ट्रस्ट फंड में चले जाएंगे। ऐसा बहुत बीच में हुआ था, डिफरेंट मिलियनर्स वगैरह। तो ये क्या होता है? यही होता है ये चीज़? नहीं, वो ये वो भी हो सकता है। देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि जब आप कंपनी ख़त्म कर रहे हैं, सही है, नॉर्मल कंपनी, तो सिंगल मेंबर कंपनी की बात हो रही है ना। नॉर्मल कंपनी अगर आप ख़त्म कर रहे हैं तो मेंबर्स को जाएगा। वो जो कहेगा ना, वो अपने हिस्से में से कह रहा होगा। हाँ, एग्जैक्टली। अपने हिस्से में से वो किसी को भी दे दे, नॉमिनेट कर दे, अपनी विल बना दे। लेकिन कंपनी जब सिंगल, ये तो स्पेसिफिकली सिंगल मेंबर कंपनी की बात हो रही है। अगर नॉर्मल कंपनी जब जाएगी, बंद होगी, तो सारा जितना भी पैसा बचेगा वो मेंबर्स को जाएगा ना, वो ट्रस्ट वगैरह को थोड़ी जाएगा। फिर क्या है, लायबिलिटी क्लियर है ऑनलाइन वाले बच्चों को। अगेन देखें, जहाँ मुझे लगेगा ना कि यार ये चीज़ में टेक्निकलिटी है, ये चीज़ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और टेक्निकलिटी भी वहाँ मैं टाइम दूंगा। जैसे एक प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पे हमने टाइम दिया, जो चीज़ समझने वाली होगी। जो चीज़ समझने वाली नहीं है, रजिस्ट्रार की डेफिनेशन, पावर्स एंड ड्यूटीज़, ये सब चीज़ें जो है ये समझ, ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। या तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेकार है, या वो क्या है कि आपका कोई समझने वाली चीज़ नहीं है। वैसे ये है, ये मोड ऑफ कंपनी मैं पहली क्लास से बता रहा हूँ, तो इसमें ऐसे कोई समझने वाली चीज़ नहीं है। सेक्शन 15 ये 20 दफ़ा की एडिशन है, बल्कि नहीं, इसका एक पैराग्राफ रह गया। प्रोवाइडेड डेट वेयर द अबव ट्रांसफर इज मेड टू मोर देन 1 लीगल हेयर। अगर एक से ज़्यादा लीगल हेयर को कर रहे हैं तो क्या होगा? द कंपनी शैल सीज टू बी अ सिंगल मेंबर कंपनी एंड कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द कन्वर्जन ऑफ अ सिंगल मेंबर कंपनी टू अ प्राइवेट कंपनी। इसका क्या मतलब हुआ? वो कह रहा है देखो, जो लीगल हेयर होना चाहिए ना, वो भी एक ही होना चाहिए। अगर आप एक से ज़्यादा लीगल हेयर को कर रहे हैं तो पहले आप कंपनी कन्वर्ट कराएं, एसएमसी से पहले फिर प्राइवेट लिमिटेड पे जाएं। देखिए क्या कह रहे हैं, एसएमसी से आप क्या करें, प्राइवेट लिमिटेड पे जाएं, फिर उसको जो है ख़त्म करें। सही है। अगर आपने अगर एक ही लीगल ईयर, तो फिर एसएमसी के तौर पे आप खत्म करेंगे। अगर एक बंदा है सिंगल मेंबर कंपनी का, जो सिंगल मेंबर है, करता धरता, वो कह रहा है मेरे ये 2 लोगों को ट्रांसफर होंगे, तो कहे नहीं भाई 2 नहीं। क्यों? देखो इसका एक सवाल है, क्यों ऐसा कह रहा है? मुझे कोई बच्चा जवाब देगा, ऑनलाइन वाले बच्चे भी सुने। हाँ, सवाल नहीं, मैंने तो जवाब दिया। मैं कह रहा हूँ कि देखें, इसमें कह रहा है कि सिंगल मेंबर कंपनी है, वो उसके लिए मेंबर की जिम्मेदारी है कि वो क्या करे, लीगल हेयर को अपॉइंट करे जिसके नाम पे सारे शेयर ट्रांसफ़र होंगे। सही है। अब वो कह रहा है कि सिंगल लीगल हेयर है तो सही है। अगर 2 लीगल हेयर आप कर रहे हैं तो पहले आपको प्राइवेट कंपनी बनानी पड़ेगी, कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसा क्यों कह रहा है? बिल्कुल एग्जैक्टली, वेरी गुड, एक्सीलेंट। 2 मेंबर हो गए ना। वो ये थोड़ी कह रहा है कि इसके शेयर को बेच के पैसा बांटो, वो ये नहीं कह रहा कि पैसा बांटो, वो कह रहा है शेयर ट्रांसफर होंगे फ्रॉम ए टू बी। वो ये थोड़ी कह रहा है कि कुछ सेल करो, वो सेल थोड़ी कह रहा है, वो कह रहा है ट्रांसफर करो। अब वो कह रहा है भाई देखो, अगर तुमने एक से ज़्यादा रख दिए, तुम कह रहे हो बी भी हो और सी भी हो, इसके अंदर बी प्लस क्या हो, सी हो, तो वो फिर कह रहा है इसको पूरे को वो कहेगा कि गलत नहीं हो सकता। फिर तुम्हारी सिंगल मेंबर कैसे रहेगी अगर 2 को ट्रांसफ़र कर दिया? नहीं, बाद वक्त ना लॉ बड़ा ही स्पून फीडिंग करता है, चमचे में रख के दे रहा होता है, बाद वक्त टेक्निकल बात भी करता है, तो आपको समझना होती है। वेरी गुड कि आप लोग समझ रहे हैं। सिंगल मेंबर कंपनी होती है, ये अपने सारे मुल्क के जो शेयर्स है उसने ट्रांसफर नहीं करे, उसने लिस्ट कर दी स्टॉक एक्सचेंज में। कैसे लिस्ट कर दिए? जो ये तो सवाल आना नहीं चाहिए था आपकी तरफ से। लिस्ट कैसे कर सकता है? अब तक वो पब्लिक कंपनी नहीं है।
तो ये मतलब प्रोसेस के थ्रू जाएगा ना सर, public- प्रोसेस के थ्रू बोले ना फिर, सिंगल कंपनी मेंबर कंपनी से वो डायरेक्ट बनेगा पब्लिक कंपनी, ट्रांसफर होगा, सॉरी कन्वर्जन होगी, फिर होगा ना, फिर होगा, फिर वो नॉमिनेशन की मैंडेटरी थोड़ी है, देखो फिर तो मैंडेटरी थोड़ी है, ये तो सिंगल मेंबर कंपनी की बात हो रही है। देखिए देखिए चीज़ को ना हमेशा कंटेक्स्ट में पढ़ें, कंटेक्स्ट कहते हैं बैकग्राउंड नॉलेज। ये जो 1-2 और 1-2 के नीचे जो पैराग्राफ है इसकी बैकग्राउंड नॉलेज क्या है, सिंगल मेंबर कंपनी के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, आप तो पब्लिक कंपनी मिलेगा इसको, सही है। इस डब्बे को और ये 1-2 और प्रोवाइडेड डेट वाले को पूरा पढ़ें, 1 मिनट दे रहा हूँ मैं, कोई सवाल है तो पूछें, 1 मिनट है, ऑनलाइन वाले बच्चे भी आप लोग भी वो पढ़ लें इसको, 1 मिनट दे रहा हूँ, कोई सवाल है तो पूछें, पहले पूरा पढ़ें ताकि क्लियर हो, कंफ्यूजन ना रहे। ये इवेंट होता था ये इंसान पहले पढ़ें फिर 1 मिनट। ट्रस्टी मतलब कि ट्रस्टी के तौर पे वो जो है काम करेगा, ट्रस्टी का मतलब ये होता है कि वो बेनिफिशियरियों के लिए काम करता है। बेनिफिशियरी से कौन है, लीगल है, उसका काम क्या है कि उनके नाम पे शेयर ट्रांसफ़र कर दे। चलें जी, कोई सवाल किसी का? इन द इवेंट ऑफ डेथ है ये इंसैनिटी वगैरह कुछ भी होता है ना? बिल्कुल, प्राइवेट में दो मेंबर होते हैं, एसएमसी में एक ही होता है। जब भी वो कह रहा है कि अगर आपने 2 लीगल ईयर के नाम पर ट्रांसफर करने हैं तो फिर पहले आप कन्वर्ट करें कंपनी को, सिंगल मेंबर थोड़ी रहेगी, फिर तो 2 कंपनियां बन जाएंगी ना वो जी, सॉरी 2 कंपनियां करो, प्राइवेट कंपनी बन जाएगी फिर वो। इवेंट ऑफ डेथ की जो बात हो रही है इंसैनिटी कुछ भी हो सकती है ना? हाँ हाँ हाँ। और कोई सवाल? चलें आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है लायबिलिटी फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस विद लेस देन 3 इन केस ऑफ लेस देन 3 और इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी लेस देन 2। सही है, अगर आपने 2 से कम काम किया, प्राइवेट कंपनी आपका, फॉर एग्जाम्पल आपकी प्राइवेट कंपनी है, अभी आपके मिस्टर ए थे और मिस्टर बी थे, अब बी की क्या हुआ, अचानक डेथ हो गई, बी का क्या हुआ, अचानक डेथ हो गई, अब एक मेंबर रह गया। अब जरा ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि उसकी रात में दे दो, सुबह आपने मेंबर ला के खड़ा कर दिया, मेंबर को ढूंढने में टाइम लगता है, प्रोसीजर के थ्रू आएगा, ऐसी तो नहीं आप किसी को भी कर दे। अगर उसका बेटा वो वसीयत करके गया कि मेरा बेटा आएगा बाद में, तो बेटा भी आए, बेटे के नाम पर शेयर ट्रांसफर होंगे, ऐसे थोड़ी होता, रातों रात तो ये काम नहीं होते। सही है, तो वो जो ड्यूरिंग द पीरियड जो आएगा, फॉर एग्जांपल इसकी डेथ हुई 1 को, मैं जल्द समझाने के लिए कह रहा हूँ, अभी नीचे पढ़ेंगे सारी चीज़ें, 1 जनवरी को, और यहाँ अपॉइंटमेंट हो रही है 30 जनवरी को, इसका सन आ गया, सही है, सन आ गया मिस्टर सी, तो ये 30 दिन का जो गैप आया इसमें क्या होगा, सही है। अब 30 दिन क्या चल रहा है, एक मेंबर के साथ चल रही, क्या ये सिंगल मेंबर कंपनी बन जाएगी या क्या ये कंपनी वाइंड अप हो जाएगी, क्या होगा इस पर, आइए इसको पढ़ते हैं। इफ एट एनी टाइम the number of members of a company is reduced to below 2 in case of a private company other than single member company, single member में तो होता ही एक है, below 3 in case of public company। अब देखो आगे काम की बात है, and the company carries on business for more than 180 days, मार्क करो यहाँ पे 180 डेज से ज़्यादा अगर वो काम करेगी, ग्रेटर देन 180 डेज, तो फिर क्या होगा, 180 डेज से ज़्यादा काम करेगी तो क्या होगा, with the reduced number of members as discussed above, then every person who is a member of the company, every person who is the member of the company, ना प्राइवेट कंपनी है तो ये जो मिस्टर ए जो रहेगा ये, अगर पब्लिक है तो मिस्टर ए, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक की मिसाल भी ले लेते हैं, पब्लिक है, अगर ए है, बी है, सी है, सी साहब की हो गई डेथ, अब ये ए और बी साहब चला रहे हैं, अब ए और बी जो है ये इनके लिए क्या लॉ कह रहा है, 180 दिन से ज़्यादा ये लोगों ने काम कर लिया, सही है, तो क्या होगा, who is a member of the company during the time that it so carries on business, मतलब क्या, जो उस टाइम पे मेंबर था जो 180 दिन से ज़्यादा काम करें, 180 दिन तक तो छूट है। देखो अगेन देखो, मैं दोबारा पढ़ता हूँ, एंड द देखो वहाँ देखो, एंड द कंपनी कैरीज ऑन बिजनेस फॉर मोर देन 180 डेज विद द रिड्यूस्ड नंबर ऑफ मेंबर्स एज डिस्कस अबव, देन देखो अब गौर सुनो, every person who is a member of the company during the time that it so carries on business after those 180 days, फॉर द एक्सीडिंग पीरियड भी लिख सकता था, उसने लॉ ने थोड़ा सा आसान लिखा है, फॉर द एक्सीडिंग पीरियड भी लिख सकता था, एक्सीडिंग भी लिखता तो भी 180 डेज के बाद की बात हो रही है। यहाँ फॉर एग्जांपल 240 दिन हो गए, ये 1 जनवरी थी और ये 30 जून कर लो इसको, अब यहाँ कितने हो गए, साल में 180 से ऊपर हो गए, 183 दिन हो गए, मैं रफ ले रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट नहीं गिन रहा, सही, ये कितने हो गए 183 डेज, 183 में से 180 माइनस करेंगे, ये इन 3 दिनों की बात कर रहा है, 3 डेज का बोला, 3 डेज में क्या होगा, आइए आगे पढ़ते हैं। एंड इज कॉग्निजेंट, कॉग्निजेंट का मतलब होता है अवेयर, सही है, अवेयर होना, कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट दैट इट इज कैरिंग ऑन बिजनेस विद लेस देन 2 मेंबर्स और 3 मेंबर्स एज द केस मे बी, और उनको पता है ये कि हम जो चला रहे हैं कंपनी वो लेस देन, कि इसको पता है यहाँ पे, कहाँ गया,
ये है ना, इस वाले को पता है तो ये क्या है, प्राइवेट है। इस वाले को पता है कि देखो ये मर गया, और यहाँ 2 होने चाहिए, यहाँ मेरे पास 1 रह गई है, और यहाँ 1 मैं अकेला रह गया हूँ, ये गलत है, होना चाहिए था। यहाँ ए और बी को पता है कि देखो सी मर गया, मुझे अकेले को हमें जो है हम 2 रह गए, पब्लिक के कम से कम 3 होने चाहिए। तो क्या होगा, एज द केस ए बी शाल, पेज फ्लिप करें, shall be severely liable for payment of the whole debts of the company contracted during that time, means after 180 days, and may be sued thereof without joinder in the suit of any other member। इसका मतलब क्या है कि वो liable पर्सनली होंगे, सही है, पर्सनली लायबिल हो जाएंगे। कि अब कोई भी लायबिलिटी अराइज हो गई तो मिस्टर ए से भी रिकवर कर सकते हैं, मिस्टर बी से भी कर सकते हैं, यहाँ तो ए से ही करेंगे, सही है। shall be severely liable for payment of the whole debts of the company contracted during that time। इन 3 दिनों के अंदर जो भी हुआ है इसके लिए आप खुद लायबिल होंगे, क्लियर है। and may be sued thereof without joinder in the suit of any other member। मतलब ये कि जरूरी नहीं कि ए और बी पे, यहाँ तो कोई जॉइंडर है ही नहीं ना उसके साथ, जॉइंडर का मतलब दूसरा साथी, यहाँ तो कोई है ही नहीं, यहाँ पे उसके साथ जॉइंडर है, सही है। यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, देखो जॉइंडर किसके लिए यूज हो रहा है, पब्लिक वाले के लिए यूज हो रहा है, जॉइंडर उसके साथ है, लेकिन कहता जरूरी नहीं कि जॉइंडर के साथ, इसके अकेले में भी केस हो सकता है। ए पे भी क्या अभी यही नहीं हो सकता, देखो मेरे साथ बी भी है, उसको भी जाके पकड़ो साथ लाओ, नहीं, ए के साथ भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही आसमा, जो सिंगल मेंबर होगा वो डेथ से पहले किसी को रेफर करेगा, उसके लिए मैंडेटरी है वो डेथ से पहले किसी को रेफर करे कि भाई ये बंदा जो है मैं इसको नॉमिनेट करता हूँ, मेरे बाद ये होगा। ठीक है, मेमोरेंडम में लिखेगा वो, या कहाँ लिखेगा, ये हमारे कोर्स का इत्तेफाक से पार्ट नहीं, मैंने आपको बताया था कि जो सिंगल मेंबर है एसएमसी रूल्स हैं, एसएमसी रूल्स हैं जो आप सीए फाइनल में भी नहीं रहे, ये पूरा उसको कवर करता है। आईकेएफ ने बड़े टैक्टफुली निकाले, आईकेएफ ने अच्छा के निकाल दिया, क्योंकि सिंगल मेंबर कंपनी है ही नहीं, तो बहुत कम है। अब एक चीज़ की इतनी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ही नहीं है, तो आईकेएफ ने कहा बच्चों को क्यों तंग करें, वैसे ही इतना बड़ा कोर्स है, तो आईकेएफ ने एसएमसी रूल्स निकाल दिए। हमारे टाइम पे ये थे, एसएमसी रूल 2003 है शायद, ये ऐसी कुछ थे, हमारे टाइम पे थे, अब निकाल दी। अच्छा, तो अब एक बात बताइए, हमारी एक प्राइवेट कंपनी थी, ठीक है, मेरे पार्टनर की डेथ हो गई, मतलब जो प्राइवेट कंपनी में दूसरा मेंबर था उसकी डेथ हो गई, तो अब इसको एसएमसी में कन्वर्ट करना चाहिए, किस लिए? नहीं, क्यों कन्वर्ट करना चाहिए? वही वो कह रहा है भाई, कन्वर्ट आपको 180 दिन इसलिए तो दिए, किसी और को ले आओ, वही थोड़ी कह कन्वर्ट करो, मर्जी है, चाहो तो कर लो। 180 दिन दिए कि 180 दिन के लिए अंदर कोई ना कोई ले आओ, लेकिन तुम होशियार बन गए, तुमने कहा सही है मर गया, अब मैं सारे पैसा लेके भाग जाऊंगा, वो कह रहा होशियार नहीं बनो, 180 दिन के बाद जो भी लायबिलिटी आएगी ना फिर तुम्हारे लिए, उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार होगे। दो पार्टनर्स है ना, अगर बी का मर गया लेकिन बी लायबिलिटी पूरा ए पे करेगा 20 डेज के बाद। अच्छा, 180 डेज के बाद अगर कोई लायबिलिटी वहीं, अगर कोई लायबिलिटी सुनो, अगर कोई लायबिलिटी इस 180 डेज के अंदर आई है तो उसकी बात नहीं हो रही, उसके बाद लायबिलिटी भी बाद में आई हो, हाँ 3 डेज के बाद नहीं, 180 डेज के बाद, ड्यूरिंग दिस 3 डेज आई हो। हाँ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी हमारी, अब 180 डेज के बाद जो लायबिलिटी आई ना, वो हमारी बैलेंस शीट की लिमिट से ऊपर चली गई। अब बैलेंस शीट की लिमिट से ऊपर चलेगी तो कुछ भी हो, किसी तरह की कोई भी लायबिलिटी हो, वो बंदा जो रिमेनिंग बंदा है ना वही पे ऑफ इसको करेगा, खुद लायबिल हो। लिमिट तक नहीं होगा, लिमिटेड है ही ना, 3 दिन के अंदर जो भी उसको पैसा दे रहा है, बैंक ने उसको 10 लाख रुपए दिया, वो 10 लाख रुपए वो खुद पे करेगा। क्लियर है? ऑनलाइन वालों को क्लियर है? चले, वेरी गुड। अब आ गए नेम, जो हमने पढ़ा था मिटा दिया मैंने, नेम वाली बातें अब यहाँ पे शुरू हो जाएंगे। नेम भी कुछ चीज़ें बड़ी सिंपल है, मतलब याद करने वाली चीज़ें, हम सीधी हम उसको रीड करते हुए निकल जाएंगे, हल्का हल्का समझते हुए। जहाँ टेक्निकलिटी को, मेरा तरीका यही होता है, जहाँ टेक्निकलिटी होगी वहाँ मैं रुकूंगा, समझाऊंगा, सवाल पूछूंगा, क्रॉस क्वेश्चन करूंगा, टाइम दूंगा। लेकिन जहाँ मुझे, क्योंकि हर चीज़ पे हम फजूल में टाइम नहीं देंगे, जिस चीज़ पे टाइम रिक्वायर होगा वहाँ टाइम देंगे, ताकि हमारा कोर्स जो हमारी, तो अल्टीमेट मकसद क्या है, पेपर पास करना। पीएचडी तो हम कर नहीं रहे सब्जेक्ट पे, तो हमने हर चीज़ के अंदर नहीं घुसना। जिस चीज़ में ज़रूरत है, क्या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर फंसा सकता है, 1-2 भी इंशाल्लाह मैनेजमेंट में ऐसे सेक्शन है जो आप लोगों ने पढ़े ही नहीं होंगे उसने उस टेक्निकल लेवल पे, और अगर एग्जामिन भी नहीं हुआ टीचर भी ऐसे पढ़ा के निकल जाते हैं। इंशाल्लाह वो भी तरीके से उसकी विद सोल्यूशंस देखेंगे, विद उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ उसको देखेंगे। तो इंशाल्लाह जहाँ जहाँ आप ये बात पे थोड़ा सा आपको यकीन रखना पड़ेगा, अगर कहीं रीडिंग के साथ या कहीं हल्का हाथ रख रहा हूँ तो अभी बिलीव रखिए कि यहाँ पे इतनी कोई टेक्निकलिटी नहीं है। सही है? कंपनी शैल नॉट बी रजिस्टर्ड विच इज
रिजेम्बलेंस और सिमिलर टू द नेम ऑफ अ कंपनी। सिंपल सी बात है यार, KFC मैं नहीं रख सकता, नेशनल फूड एक कंपनी में नेशनल फूड नहीं बन सकता, सही है। सिमिलर आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए भाई? ताकि किसी को कन्फ्यूजन ना हो, सही है ना, किसी को कोई कन्फ्यूजन ना हो, कोई आपको वही चीज़ ना समझे। सिंपल ऐसा कोई हो जिससे किसी की फीलिंग्स को हर्ट हो रहा हो, या कोई ऐसा नाम है जो कि पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी कंपनी का नाम पिग लिमिटेड नहीं लिख सकते, सही है, ये तो पाकिस्तान में अच्छा नहीं समझा जाता, सही है, हम लोग हराम समझते हैं इसको। तो इस तरह की चीज़ें, आप चिकन लिमिटेड तो बन सकते हैं, लेकिन इस तरह की नहीं रख सकते आप नाम, सही है। शराब हमारे यहाँ हराम है, बिकती पूरी जगह है लेकिन है हराम, तो वो उस तरह आप ओपनली कंपनी उस नाम से नहीं बना सकते, नाम वो सूटेबल नहीं है, सही है। अनडिजायरेबल, वही बात है, ऑल्टरनेट टर्म्स में यूज होना, इनअप्रोप्रिएट हो, अनडिजायरेबल हो, डिसेप्टिव और डिसीव हो रहे हैं आप। अब आपने रख लिया ना अपनी कंपनी का KFC, अब आप बोल रहे हैं तो खान फ्राइड चिकन है, अब बोल रहे हैं खान फ्राइड चिकन, बोले भाई KFC तो रखा है ना, वही बर्गर बेच रहे हैं आप, वही कर रहे हैं, आपके वो छवा मान नहीं टीम, आप कह रहे हैं नहीं यार मैं तो खान फ्राइड चिकन है, तो बोले नहीं यार आप तो डिसीव कर रहे हैं सामने वाले को। तो क्या और डिजाइन टू एक्सप्लॉइट और ऑफेंड रिलीजियस ससेप्टिबिलिटी ऑफ सुन्नी लिमिटेड, शिया लिमिटेड रख दिया आपने, तो ये इस तरह के नाम आपने फिकों पे रख दिए, सही है। तो ये कह रहा है कि भाई ये क्या है, दूसरे की फीलिंग को आप हर्ट कर रहे हैं। और एनी अदर ग्राउंड एज में भी स्पेसिफाइड, भाई SECB को एक पावर दी हुई है कि एनी, जरूरी नहीं कि बंदा बोले भाई देखो मैंने जो नाम रखा वो जिसमें से कहीं से भी नहीं आ रहा, अब बताओ तुम कैसे पकड़ोगे मुझे? तो उसने SECB को पावर दी है कि भाई आपको अगर लग रहा है इसके अलावा भी कोई ऐसी चीज़ है तो आप उसको भी जाके पकड़ सकते हैं। सही है जी, क्लियर है ऑनलाइन वाले बच्चों को भी? सोना नहीं है शेख साहब? अच्छा पढ़ रहे हैं फिर। अच्छा देखो ऊपर वाले नामों को जो उसने मना कर दिया, इसने कहा ये आपने रखना ही नहीं है। अब वो कह रहा है यहाँ जो अब नीचे वाले जो नाम है वो कह रहा है आप रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्रायर अप्रूवल कमीशन का लेना पड़ेगा। ये भी आके हमने जब पूछा स्ट्रेट पूछा, सही है ना, स्ट्रेट पूछ लेता है ये कि बताओ कहाँ पे कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस है, कौन से ऐसे इशू, कौन से ऐसे केसेस हैं जहाँ पे SECB की अप्रूवल के साथ आपको नाम रख सकते हैं। अच्छा पैट्रोनेज कहते हैं हेल्प को, लिख लो उसमें कहीं, द पैट्रोनेज। अच्छा पहले ऊपर का पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। Prior approval of the commission shall be required if the proposed name contains any word suggesting, सही है। proposed name क्यों कह रहा है यहाँ पे, मेरा एक सवाल है, देखते हैं कितनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है अभी। मुझे बताओ, ऑनलाइन वाले बच्चे भी बताओ, आप लोग भी बताओ। वो जो कंडीशन देते हैं ना हमारे नेम्स की, सारी प्रपोज जो होंगे अगर हमें फर्दर पर नेम नहीं दिया। वेरी गुड, एक्सीलेंट। वो देखिए अभी तो कंपनी बनी कहाँ है, अभी तो सिर्फ हम नेम उसको बता रहे हैं, वो तो वो शुरू वाले 180, अभी तो वो नेम रिजर्व ही नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ गए हैं हम, अभी तो सिर्फ गए हैं कि भाई हम कंपनी बनाना चाहते हैं, ये हमारा नाम है, नाम रखेंगे उसका। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अभी तो कुछ, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो नेम अप्रूव करेगा, इसका मेमोरेंडम आर्टिकल बनेगा, फिर COI बनेगा। जिस दिन COI बन गया उस दिन कंपनी वजूद में आएगी ना, जब भी कह रहा है प्रोपोज्ड नेम। समझ में आया ऑनलाइन वाले बच्चों को प्रोपोज क्यों कह रहा है? वेरी गुड। द प्रोपोज, सही है। इफ द प्रोपोज नेम कंटेन्स एनी वर्ड सजेस्टिंग, क्या सजेस्ट करो, लग रहा हो इस तरह, क्या यहाँ पे अगर नहीं नाम रख सकते हैं, लेकिन क्या है प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। क्या पैट्रोनेज ऑफ एनी पास्ट और प्रेजेंट पाकिस्तानी और फॉरेन हेड ऑफ द स्टेट। अब आप रख रहे हो ओबामा लिमिटेड, ट्रंप लिमिटेड, मुशर्रफ लिमिटेड, हाँ उनकी नाम की हेल्प ले रहे हैं ना। भाई आपको कोई नहीं जानता, आप चाह रहे हैं एकदम से मशहूर हो जाए हमारा प्रोडक्ट, आपने रख दिया भाई मुशर्रफ लिमिटेड, जरदारी लिमिटेड, बेनज़ीर लिमिटेड, हाँ कुछ भी रख दिया आपने। तो अब वो क्या कह रहा है भाई सही है रख लो, लेकिन क्या है आपको SNM प्राइवेट लिमिटेड। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई इसके आपको उसके लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा कमीशन का। एनी कनेक्शन विद द फेडरल गवर्नमेंट, अभी अगेन बातें खींच रही है इसमें। एनी कनेक्शन विद द फेडरल गवर्नमेंट, कोई फेडरल गवर्नमेंट के जैसे नाम रख दिया आपने, सही है, आप रख रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट लिमिटेड, इस तरह कोई गवर्नमेंट का कोई डिवीजन है, बजट लिमिटेड। अब ये सारे गवर्नमेंट के डिवीजन होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ, कोई भी मिनिस्ट्री है, कोई भी कुछ भी गवर्नमेंट का चल रहा है उसकी उसमें बात कर गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का फर्क पता है ना आपको, क्या होता है? कंट्री के रन करी तो प्राइम मिनिस्टर के अंडर आती है, सही है। फिर प्रोविंशियल क्या होता है, सिंध की अपनी गवर्नमेंट है, पंजाब की अपनी गवर्नमेंट है, और अपनी KVK की अपनी गवर्नमेंट है, और नेशनल असेंबली प्रोविंस की जो अपनी असेंबली बैठी होती है वो उसकी होती है, सही है। क्या कह रहे हैं, एनी कनेक्शन विद द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और एनी डिपार्टमेंट और अथॉरिटी और स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ एनी सच गवर्नमेंट। तो उनका कोई डिपार्टमेंट हो, कोई भी उनका कोई ऐसी बॉडी उन्होंने बनाई हुई हो,
उसके उसका जैसा नाम आप रख रहे हैं तो भी आपको प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। एनी कनेक्शन विद एनी कॉर्पोरेशन सेट अप बाय और अंडर एनी फेडरल प्रोविंशियल लॉ, एग्जाम्पल में मैंने लिखा है OGDCL, आप एग्जाम्पल नहीं लिख के आएंगे, ये आप लोगों को समझाने के लिए, ये गवर्नमेंट की बनाई भी है OGDCL, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब ये क्या है, कॉर्पोरेशन बनाई है गवर्नमेंट ने, सही है। अब ये कह रहा है इस तरह कोई भी फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाएगी तो आप उसके जैसा नाम नहीं रख सकते। पैट्रोनेज ऑफ एनी कनेक्शन विद एनी फॉरेन गवर्नमेंट और एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, WHO, सही है, इस तरह के नाम नहीं रख सकते। UN लिमिटेड नहीं रख सकते। अब ये क्या है जी, ये क्या हो रहा है, ये क्या कनेक्शन में फॉरेन गवर्नमेंट से रिलेटेड है। ये यूनाइटेड नेशन लोगों ने तो नहीं बनाई ना, ये तो UN ने मिलकर बनाई है, सही है, बाहर की गवर्नमेंट ने बनाई है, सही है। और एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक नहीं रख सकते आप, अपनी कंपनी का नाम रख दिया वर्ल्ड बैंक लिमिटेड, इस तरह के नाम वगैरह नहीं रख सकते। एस्टैब्लिशिंग अ मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी और टू फ्लोट अ मुदारबा, अगर मुदारबा आप लोगों के कोर्स में नहीं है, ये एक वाहिद कंपनी है जिसमें वो कह रहा है कि अगर मुदारबा किसी भी मुदारबा का आप नाम रख रहे हैं तो आपको इस पर प्रायर अप्रूवल कमीशन का लेना पड़ेगा। अगर मिसाल के तौर पर मैं कोई भी नॉर्मल कंपनी बना रहा हूँ, मैं अपना नाम सजेस्ट करूँगा, सिर्फ अप्रूवल नहीं लूँगा। अब अप्रूवल है वो ऑब्वियस सी बात है, वो मेरा गो एड देगा, अप्रूव करेगा नाम, प्रायर अप्रूवल इस तरह का अलग से अप्रूवल नहीं लूँगा। लेकिन मुदारबा अगर आप कोई बना रहे हैं तो आपको जो है अप्रूवल लेना पड़ेगा नेम का। एनी अदर बिजनेस रिक्वायरिंग लाइसेंस फ्रॉम द कमीशन, एग्जाम्पल में क्या आ गया, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, सेक्शन 42 आ गया। किसका अप्रूवल ले सकते हैं, किसका अप्रूवल बेटा, किसका अप्रूवल आपने कहा ले सकते हैं, SCCB से, बिल्कुल SCCB का। इन केसेस में अगर आपके नाम इस तरह के हैं जो हमने पूरे A से लेके F तक पढ़े, तो इसमें आपको जो है SCCB का अप्रूवल लेना पड़ेगा, प्रायर अप्रूवल। पहले वाले प्रोहिबिटेड है, दूसरे वाले में अप्रूवल है, में अप्रूवल। अच्छा, इसके बाद भी अगेन कोई सिंपल चीज़ें हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। व्हेनेवर अ क्वेश्चन अराइजेस एज टू वेदर और नॉट द नेम ऑफ अ कंपनी इज इन वायलेशन ऑफ द फॉरगोइंग प्रोविजन, फॉरगोइंग मतलब ऊपर वाले, सही है। लेकिन तुम लोग ऐसा नहीं करना कि एक पेज के एंड में कोई बात लिख रहे हो और एक बिल्कुल आइसोलेशन में अलग सी बात लिख रहे हो, फॉरगोइंग लिख दो। देखो कहते ना, नकल के लिए भी अकल वाली बात है, रट्टे के लिए भी समझना होता है कि क्या चीज़ याद करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो डायरेक्ट कोई बात कर रहे हो तो तुम्हारी बात ही यहीं से शुरू हो रही है, यही ना फॉरगोइंग, यही ना सवाल का पहला जवाब की पहली लाइनें लिख लो फॉरगोइंग प्रोविजन। फॉरगोइंग का मतलब होता है ऊपर वाले बातें, तो हो सकता है तुम्हारा जवाब कहीं से भी शुरू हो रहा हो IQM में, समझ लो ना मेरी बात। ऐसा नहीं कि वो होता ना, एक दो हमारे टीचर ने बताया था, किसी ने कह रहे मैं बुक रिव्यू कर रहा था IQF की, 2014 में इन्होंने पहली दफ़ा अच्छी बुकें बनाई थी, एजुकेशन स्कीम 2014 जो आप लोग पढ़ रहे थे, इसी तरह हरी हरी किताबें, तो वो उन्होंने बनाई, पहले पेज में गोरे से बनाई थी इन लोगों ने, देखें अगर आप उसमें लिखा हुआ होता है वेल्स एंड कुछ करके ना, वो लिखा हुआ भी होता है, तो उन्होंने उससे बनवाई है। तो उससे बनवाई तो उन्होंने गोरों ने देखा कि ये तो पेलना है, ये तो ऐसी है पाकिस्तानी, उनको पेल दो। उन्होंने पहले पेज पे लिखा था एज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस पेज या प्रीवियस चैप्टर, पहले पेज पे किताब के लिखा हुआ था। कह रहे वो उसने कहीं से छापा होगा, वहाँ रेफरेंस तो वैलिड था, यहाँ आप किताब के पहले पेज पे लिख लो एज डिस्कस इन द प्रीवियस, कह मैंने उसको हाईलाइट करके दिया है, भाई देखो इनको बोलो इतनी बड़े बड़े ब्लंडर तो ना करें, खुद तो कुछ पढ़ के दें। तो वो बात है यार, जरूरी नहीं कि आप जहाँ लिख रहे हो ये विच इज वैलिड है, फॉरगोइंग कह रहे हो ऊपर वाली बातों को, तो आपका जॉब शुरू वहीं से हो रहा हो तो आप फॉरगोइंग नहीं लिखेंगे, छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। क्वेश्चन arises as to whether or not the name of the company is in violation of the foregoing provision of the section, decision of the commission shall be final। क्या कभी भी कोई डिस्प्यूट आ रहा है कि भाई नाम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल बंदों को लग रहा है कि यार सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम जो है जो कंपनी बनाना चाह रहे हैं, उनको लग रहा है कि नहीं यार इस तरह हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, ये नाम ना किसी और को पैसे लेके दे रहा है, जब भी इसने हमारा नाम जो है रिजेक्ट कर दिया, तो आप कमीशन को अपील करेंगे, आगे आ भी रहे कमीशन को अपील करेंगे, कमीशन का डिसीजन जो है यहाँ पे वो कह रहा है फाइनल होगा। A person may make an application in the specified form and manner with a specified fee to the registrar for reservation of a name for a period not exceeding 60 days। सिंपल सी बात है जो मैंने ऊपर बताई कि जाहिर सी बात है वो फीस भी देगा उसकी 60 दिन के लिए। जो आप कोई भी नाम प्रपोज करेंगे जब वो एक्सेप्ट हो जाएगा तो वो 60 दिन के लिए वो नाम रिजर्व हो जाएगा आपके लिए, वो नाम फिर किसी और को 60 दिनों के लिए नहीं दिया जाएगा। Where it is found that a name was reserved by furnishing false or incorrect information। सही है, पर आपने CNSE अपने नंबर गलत दिया, आप दोनों मिलकर जाके एक प्राइवेट कंपनी बनाना चाह रहे हैं,
सही है। अब आप लोग पहुंच गए, आप लोगों ने नाम रिजर्व करा लिया। अब बाद में उसको पता चला कि यार इन्होंने ये तो मेरे साथ गेम कर दिया, इन्होंने अपनी सीनेसी गलत दे दी है, इन्फॉर्मेशन गलत दे दी, रहते कराची में, बोल रहे हैं वहाँ रहते हैं, अब बिजनेस ही यहाँ बोल रहे हैं ये वाला करेंगे, करने कुछ और चाह रहे हैं, उसको इन्फॉर्मेशन मिल गई, ये उसने कुछ चीज़ चेक करे आप लोगों के बारे में जो उसको मिला कि नहीं यार ये तो मेरे साथ इन लोगों ने फ्रॉड किया है, तो फिर क्या होगा? सच रिजर्वेशन शाल बी कैंसिल्ड, वो रिजर्वेशन जो है वो कैंसिल कर देगा आपको। सही है। इफ द कंपनी हैज बीन ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड देन इट शैल बी डायरेक्टेड टू चेंज इट्स नेम। देखो अब यहाँ पे एक बात है, ऐसे हमने सही है तो कर दिया। देखो उसने यहाँ पे पहले पावर दी कि कंपनी बीच की मतलब कि रिजर्वेशन पीरियड के अंदर की पावर दी कि अगर उसको पता चल गया कि नेम सही नहीं है तो उनको बोलो चेंज करवाएं। सही है। लेकिन ये कह रहा है कि अगर कंपनी बन भी गई उसके बाद भी तुम्हें कोई ऐसी चीज़ पता चल गई इनके बारे में, सही है, फिर भी तुम कह सकते हो, अगर कोई जो नेम से रिलेट कर रही हो, ऑब्वियसली बात है नेम रिलेट भी करना चाहिए ना, तो फिर भी आप बोल सकते हो उनको कि भाई ये नाम जो है आप चेंज करो। क्लियर है? If the name applied for is refused by the registered, the aggrieved person may appeal to the commission within 30 days of the order of refusal। सही, जो ऊपर में बात कही थी ना पॉइंट नंबर 3 में, ये क्वेश्चन arises whether the name of the company is in violation of the section, तो क्या कहता है कमीशन का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। तो मैंने वहीं बताया था आपको कि अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ ज्यादती कर रहा है रजिस्ट्रार, तो आप जो है आपका नाम गलत रिफ्यूज़ कर रहे हो तो आप कमीशन को अपील कर सकते हैं। और कमीशन को अपील कब तक करनी है आपको? 30 दिन विदिन फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिफ्यूजल। ऑर्डर ऑफ रिफ्यूजल को किस तरह देगा आपको? जरा वो खत लिख के देगा, कम्युनिकेशन करेगा आपके साथ, बोल देगा कि भाई मैंने आपके फला रीज़न की वजह से आपका नाम जो है रिजेक्ट कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। आप 30 दिन के अंदर आपको लगता है कि आप सही हैं और वो गलत है, आपके साथ कुछ ज्यादती कर रहा है, तो आप कमीशन को अपील कर सकते हैं। वही ऊपर वाली बात ही कर रहे हैं। Order of the commission shall be final and it shall not be challenged in any court or other authority। सही है जी। सही। कमीशन का जो रिजल्ट वो होगा, डिसीजन होगा, वो फाइनल होगा। ये कॉर्पोरेशन की बात की है ना सेक्शन 11 में। हाँ, इनकॉर्पोरेशन की बात अभी तो शुरू नहीं किया मैंने, अभी तो शुरू कर रहा हूँ रेक्टिफिकेशन। क्लियर है जी? हम अगला पेज तक ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह, यहाँ तक जो है ना 6:30 तक इंशाल्लाह हम क्लास को ऑफ कर देंगे। सही है। इसमें कोई ऐसी चीज़ें इतनी टेक्निकल है नहीं, एक आध सेक्शन अच्छा है, बाकी सब सिंपल सी बातें। हाँ वही करेंगे, वहीं तक कह रहा हूँ, वहीं तक करेंगे। वो तो बिल्कुल सिंपल है, जो 2 मिनट का भी सेक्शन नहीं है। 22 to 24 तो बेकार सिर्फ रीड करूँगा, पता नहीं आई के अपनी क्यों डाला हुआ है, बस सिर्फ उसने इसलिए डाला हुआ है कि आपको पता चले कि किस तरह से उसकी पैराग्राफिंग वगैरह होती है। वो बिल्कुल इररिलेवेंट सेक्शन है। हाँ हाँ, ट्यूसडे को, हाँ ट्यूसडे की क्लास रात को होगी, बाकी सब इसी तरह होगी। ये क्या हो गया? चलिए जी, क्लियर है जी? क्लियर है ऑनलाइन वालों को भी? चलें चलें जी, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ द नेम ऑफ अ कंपनी। अब देखिए यहाँ पे 2 तरह की बातें करेगा। एक तो कहेगा कि भाई देखो अगर आपको खुद लगता है कि आपसे कोई गलती हो गई तो आप इज्जत से खुद ही नाम चेंज करवा लो, या अगर SECP ने पकड़ा तो फिर आपको जो है आपके रजिस्ट्रार ने पकड़ा तो फिर आपके लिए मैंडेटरी होगा कि आप इतने दिनों के अंदर अंदर अपना नाम को चेंज करा लो। ये इस सेक्शन का बैकग्राउंड है, आइए इसको पढ़ते हैं। A company which is registered by a name in contravention of the provisions of this act or the name was obtained by furnishing false or incorrect information। मतलब क्या? contravention of the provision मतलब कि ये सारी सेक्शन 10 के खिलाफ अगर आपका कोई नाम आ गया, सही है। अब एक सवाल पैदा होता है कि भाई सेक्शन 10 के खिलाफ कैसे आ गया? क्या रजिस्ट्रार सो रहा था? हो सकता है आपने रजिस्ट्रार को डॉज दिया हो, या हो सकता है रजिस्ट्रार से मिस हो गया हो। बाद में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई, बाद में बनी, बाद में नहीं हो सकती, बाद में हेड ऑफ स्टेट चेंज होते रहते हैं ना। हाँ हेड ऑफ स्टेट नहीं, हेड ऑफ स्टेट चेंज होता है, लेकिन बाद में अगर हो रहा तो आई डोंट थिंक सो होना चाहिए। अगेन ये वाली चीज़ इसमें मेंशन नहीं है, वो तो केस टू केस CCP देखेगा। इस तरह है, अब किसी कंपनी का 10 साल का ऑपरेशन है, उसको थोड़ी बोलेगा कंपनी चेंज करो, अपनी नाम चेंज करो। नाम चेंज करने का मतलब हो सकता है बिजनेस उसका लॉस हो जाए बहुत सारा। हाँ किसके बाद? सेक्शन 10 के खिलाफ नाम आ गया हो कोई, ये जो कहा था कि ये कंपनी शैल नॉट बी रजिस्टर्ड बाय नेम, आपको आइडेंटिकल था, वो पकड़ नहीं पाया रजिस्टर, आपने भी धोखा दे दिया उसको, इस तरह आपने गेम किया उसके साथ कि वो बेचारा पकड़ ही नहीं पाया। जो ऐसा नाम था जहाँ प्रायर अप्रूवल लेना था, आपने डॉच करके आपने प्रायर अप्रूवल ही नहीं लिया, तो ये वाली बातें इसके अंदर कह रहा है। या आपने कोई फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ अपने नाम को रजिस्टर करवा लिया, तो क्या होगा? द कंपनी, अब देखो सवाल देखो, अब देखो गौर से पढ़ो, गौर से सुनो बेटा, ऑनलाइन वाले भी। द कंपनी
मे चेंज इट्स नेम विद द अप्रूवल ऑफ द रजिस्ट्रार। मे क्यों कह रहा है? मे कर क्यों? सकता है वो, कौन मना कर सकता है? रजिस्ट्रार। नहीं, तुम बताओ। कर सकती है ना कि मैं शायद चेंज ना करूँ। नहीं, दोनों गलत। दोबारा ऑनलाइन वाले बच्चे को बताएंगे। नो, ये मे का क्या मतलब है? सर कमीशन के पास जाएगा ना फिर वो रजिस्ट्रार के थ्रू से। मे का क्या मतलब है यहाँ पे? द कंपनी मे चेंज इट्स नेम विद द अप्रूवल ऑफ द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार ने approve कर दिया, करना चाहो तो करो, ना करना है तो ना करो। क्या मतलब? करना है तो नहीं। द कंपनी वो अपना नाम खुद भी दे सकते हैं ना रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार अप्रूवल के बगैर भी कर सकती है जी। नहीं, नहीं ना, मतलब रजिस्ट्रार ने नेम दिया होगा उसको, वो बोलेगा नहीं मैं दूसरा नाम रख लेता हूँ। चेंज कर सकती है, ये क्या मतलब है? कंपनी चेंज कर सकती है, इसका क्या मतलब है? ये तो मेरा सवाल नहीं था। देखो, मे चेंज का मतलब है आपको अपनी गलती पता चल गई। तो मैं एक चीज़ गलत पढ़ा के चला गया, सही। अब मैं अगले दिन आया, मैंने कहा देखो यार मुझसे गलती हो गई है, ये तुम लोग दोबारा पढ़ लो। इसका ये मतलब नहीं था, ये मतलब था। ये हो गया मे, मेरी मर्जी थी, मैंने खुद ही आपके वॉलंटरीली वो काम कर लिया। नहीं, अब आपने पकड़ लिया मुझे कि सर ये आपने वो फलाने टीचर ने बताया कि आपने गलत पढ़ा है, अब आप इसको दोबारा पढ़ा दें। अब क्या हो गया? ये मैंने नहीं, खुद नहीं किया वॉलंटरी, ये आपने मुझे फोर्स किया। 50 बच्चों के सामने आपने बोल दिया, मैं मजबूर हो गया, मैं कहा तो मैं पकड़ा गया, अब तो मुझे पढ़ाना ही पढ़ाना पड़ेगा, मैं गंदा हो जाऊंगा वरना। तो क्या है? ये शाल है। अब दूसरे वाले में क्या कह रहा है? शाल चेंज इट्स नेम विद द अप्रूवल ऑफ द रजिस्ट्रार इफ द रजिस्ट्रार सो डायरेक्ट्स विद इन 30 days ऑफ द रिसीट ऑफ सच डायरेक्शन। मतलब यह तो कह रहा है कि देखो तुमने गलत नाम रख दिया, या तो इज्जत अगर तुम्हें प्यारी है, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम एक ईमानदार आदमी हो, खुद कर लो। जब ये कह रहा है मे, तो लॉ नहीं कहा ज़बरदस्ती शाल करो। शाल कब का? जब मैं पकड़ लूँ। तो वर्डिंग बड़ी वो होती है, बड़ी वर्डिंग से ना बहुत सारी चीज़ें ना आपको वैसे ही क्लियर हो जाती हैं। कह रहा मे चाहो चलो कर लो जाओ, लेकिन कह रहा अगर मैं पकड़ लूँ ना तो फिर तो तुम्हें करना ही करना है। कितने दिनों के अंदर करना है? विद इन 30 days ऑफ द रिसीट ऑफ सच डायरेक्शन। अगर 1 जनवरी को उसने पकड़ के बोल दिया आपको कि भाई तुम्हें चेंज करना है, तो फिर 30 दिन के अंदर अंदर आपको करना पड़ेगा। The registrar shall provide the company an opportunity to make representation against the proposed direction before issuing a direction for change of the name। वो कह रहा है देखो वो जो लेटर जो आपको जिसमें वो कहेगा कि चेंज करो नाम, उससे पहले आपको एक कम्युनिकेट करेगा, आपको बोलेगा देखो यार तुम्हारे ना ये मसले थे, अब मैं तुम्हें डायरेक्शन देने वाला हूँ फॉर चेंज ऑफ नेम। ठीक है? आप बोलोगे नहीं हम तो नहीं मान रहे, तो हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं। ठीक है? तो वो कह रहा है भाई देखो पहले आपस कह रहा है, वो कह रहा है कि पहले जो है आप उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दो, कि भाई अब वो अपील भी कर सकें, या वो अपनी जो है कुछ बता सकें यार हमसे गलती हो गई, चलो हम मानते हैं। सही है? क्योंकि रजिस्ट्रार से आगे काम पढ़ने होते हैं, ऐसा नहीं कि रजिस्ट्रार से पंगा लेके आप बैठिए। सही है? तो वो कह रहा है कि वो उनको समझाने का, अपने आप को बयान करने का मौका दो। हाँ, जब वो मान लें, तस्लीम कर लें, या तुम प्रूफ कर दो उनको कि देखो तुम गलत थे, तो फिर तुम एक फॉर्मल लेटर लिखो उनको, सही कम्युनिकेट करोगे फना चीज़ तुमने गलत करी, इसके मुताबिक जो है मैं तुम्हें डायरेक्शन देता हूँ, चीज़ नाम चेंज करो। उस डायरेक्शन के कितने दिन के अंदर 30 दिन के अंदर। हाँ, 30 दिन के अंदर आपको नाम चेंज करना होगा। जब भी यहाँ पे मे और शाल करें, द रजिस्ट्रार शैल प्रोवाइड, अच्छा ये पढ़ लिया हमने। द कंपनी फेल्स टू रिपोर्ट कंप्लायंस विद द डायरेक्शन इशूड अबव विद इन 30 days। अब देखो यहाँ पे बड़ा स्ट्रिक्ट बात कर रहा है, वो कह रहा है 30 दिन के अंदर अगर कंपनी ने नहीं किया तो क्या होगा? द रजिस्ट्रार मे एंटर ऑन द रजिस्टर न्यू नेम फॉर द कंपनी सेलेक्टेड बाय हिम। कह रहा है अपनी मर्जी से नाम चेंज कर लेगा, अपनी मर्जी से। क्यों? देखो इसमें ना वो हार्श डिसीजन ले रहा है। कह रहा है देखो इन्होंने हमारे साथ गेम किया, हमें फ्रॉड किया हमारे साथ, हमें जो है इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी। अब मैं चेंज बोल रहा हूँ तो चेंज भी नहीं कर रहे, मौका भी दे रहे हैं चेंज कर लो, चेंज भी नहीं कर रहा। तो अब वो कह रहा है मैं खुद चेंज कर दूंगा। सही। कोई भी अपनी मर्जी से नाम वो रख देगा। रजिस्टर में एंटर ऑन द रजिस्टर न्यू नेम फॉर द कंपनी सेलेक्टेड बाय हिम एंड इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑन चेंज ऑफ नेम। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी इशू कर देगा दोबारा। जैसे जब नेम चेंज होता है तो हम आगे पढ़ेंगे भी, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दोबारा बनती है, लेकिन वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कराती है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑन चेंज ऑफ नेम, कंटिन्यूड होती है। बाकायदा लिख देते हैं वो उसके अंदर कि नेम फॉर्मली ये था। ये जो है हमारी जैसे हमारी कंपनी थी पहले था मेटको राइस नाम था उसका, फिर वो बनी मेटको फूड्स, तो ये क्या हुआ? चेंज ऑफ नेम हुआ। चेंज ऑफ नेम के उन्होंने सर्टिफिकेट इशू करी। आपका सवाल? सर अगर रजिस्ट्रार ने नेम इशू कर दिया तो कंपनी को नाम पसंद नहीं आया तो फिर वो किसके कमिश्नर के पास लेके जाएगी? नहीं, चेंज कर दे। नेम चेंज तो है ना, आगे पढ़ेंगे ना हम। कंपनी चेंज ऑफ नेम सेक्शन 12 अलग इसके बाद ही आ रहा है, आप चेंज कर दें। अगर आपको लग रहा है नहीं यार ये तो कोई फालतू सा ही नाम है, आप चेंज कर दें, लेकिन उस वक्त वो कर देगा, उस वक्त वो कर देगा अपनी पावर्स के अंदर। फिर आप चेंज करेंगे, चेंज के लिए आपको रेजोल्यूशन पास करना होगा, सारी चीज़ें करनी होंगी। जब वॉलंटरी चेंज करनी हो, एक है ये देखो ये बात हो रही रेक्टिफिकेशन की भी। करेक्ट रेक्टिफिकेशन मतलब चीज़ को करेक्ट करना। यहाँ आप जो है नेचर ऑफ बिजनेस या इस वजह से नाम चेंज नहीं कर रहे, रेजोल्यूशन पास ही नहीं होगा। रेक्टिफिकेशन देखो अभी तक तुमने पढ़ा उसमें कोई रेजोल्यूशन पास नहीं होगा।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर आपने जो है गलती करके नाम जो है रख दिया था, आप नाम चेंज कर दें, सही है, खुद ही, सही है। अब खुद ही अगर चेंज कर रहे हैं तो फिर रेजोल्यूशन पास होगा। रजिस्टर अगर करे तो रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। आगे पढ़ते हैं ना, अभी अगले ही सेक्शन है। यहाँ तक कोई सवाल? कोई सवाल ऑनलाइन से? चलें वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है चेंज ऑफ नेम बाय कंपनी। अब यहाँ कोई रेक्टिफिकेशन नहीं हो रही, सही है। अगेन रेक्टिफिकेशन के थ्रू भी चेंज ऑफ नेम हो सकता है। देखो दोनों को ना कनेक्ट करो। इधर देखो मुस्तफा, तुम भी दोनों को कनेक्ट करो। रेक्टिफिकेशन में चेंज ऑफ नेम हो रहा था एरर की वजह से, गलती की वजह से। यहाँ वो ओवरऑल चेंज ऑफ नेम की बात कर रहा है। चेंज ऑफ नेम इंक्लूड रेक्टिफिकेशन, बट रेक्टिफिकेशन डज नॉट इंक्लूड वॉलंटरी चेंज ड्यू टू any other circumstances other than rectification. Rectification does not include change of name for as against any other circumstances other than error. रेक्टिफिकेशन में जो चेंज होगा नाम, वो फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन की वजह से होगा। चेंज ऑफ नेम में किसी भी वजह से हो सकता है, एरर की वजह से भी हो सकता है। आपका नाम फॉर एग्जाम्पल, पहले आप सीमेंट के बिजनेस में थे, आपका नाम था ABC सीमेंट, आपने कहा सीमेंट छोड़ दिया, आपने कहा मैं मसाले बनाऊंगा। अब क्या आपका नाम ABC सीमेंट रहना चाहिए? ABC मसाले वाला होना चाहिए, जो भी हम XYZ, तो उस वजह से भी नेम चेंज हो सकता है। रेक्टिफिकेशन में जब भी उसने रेजोल्यूशन वगैरह कुछ नहीं बताया। देखो मैं एक सवाल, ICAP एक सवाल बना सकता है। ICAP बोल रहे हैं, देखो मेरी बात गौर से सुनो, मेरी बात गौर सुनो। आप ICAP ने एक नाम दे, मेरे सवाल सुनिए, 5 नंबर का सवाल आ सकता है, इस तरह का आज तक सवाल नहीं आया। सुन लो मेरी बात। ABC लिमिटेड कंपनी थी, कोई XYZ नाम था, सही है, बल्कि इसको लिख के, ये कंपनी का नाम था ABC फूड, सही है, ABC फूड था। वो बोल रहा है कि कंपनी का जो है ये इन्होंने तो गलती से नाम रख लिया, सही है, रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है। अब इनका नाम हो जाएगा ABC फ्रूट। एक वैसे अगेन नाम बड़े अजीब से रख रहा हूँ मैं, लेकिन समझने वाली चीज़ समझें, सही है, ABC फ्रूट हो गया, सही है। अब बता दो ये रेक्टिफिकेशन ये लोग वॉलंटरीली करना चाह रहे हैं, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, बताओ क्या तरीक़ेकार होगा? सही है। अब आपके अंदर, अब आपको सिर्फ ये नहीं लिखना, रेक्टिफिकेशन वाली बात नहीं लिखनी, चेंज ऑफ नेम भी लिखना होगा। अब आपको पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, सही है। रेक्टिफिकेशन में वो चेंज का प्रोसेस नहीं बता रहा आपको, रेक्टिफिकेशन में सिर्फ ये बताया रेक्टिफिकेशन कब होगी। लेकिन रेक्टिफिकेशन को एक दफ़ा दोबारा चाहें तो पढ़ लें कि अगर फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है तो होगा मे चेंज इट्स नेम या शाल चेंज इट्स नेम, सही है। अब देखो जब यहाँ पे 30 दिन दे रहा है, 21 से कम नहीं दे रहा, क्यों 30 दिन दे रहा है? क्यों 30 दिन दे रहा है? मुस्तफ़ा मेरी बात का जवाब दो, ऑनलाइन वाले बच्चे भी जवाब दें, आप नहीं देना, आप सोच के रखना। क्यों 30 दिन दे रहा है? टेक्निकल ऐसी सोचने, क्यों 30 दिन? 20 दिन भी तो कह सकता था, 10 दिन भी तो कह सकता था, नाम ही तो चेंज करना है। क्यों 30 दिन कह रहा है? क्यों? आप बताएं शेख साहब, आप बताएं ऑनलाइन वाले। हमने सही कहने पड़ा था ना अभी कि रजिस्ट्रार रिफ्यूज कर सकता है उसके, कुछ और बोलो, कुछ और। प्रोहिबिशन मेरे बच्चों, अभी हमने पढ़ा था कि कोई भी रेजोल्यूशन पास कहाँ होता है? AGM नहीं, मीटिंग में। मीटिंग का नोटिस कितने दिनों के देना होता है? हाँ, 21 दिन। अच्छा, जब भी उसने कहा कि 21 से कम तो रख ही नहीं सकता, जब एक चीज़ होनी ही मीटिंग के अंदर चेंज है, एक चीज़ का चेंज मीटिंग के अंदर होना है, तो वो कैसे कह सकता है कि 10 दिन के अंदर नाम चेंज करके दो? मीटिंग ही 10 दिन के अंदर नहीं होती। बेसिकली आपके पास 9 दिन का टाइम है ज़्यादातर। जब भी वो कह रहा है, नहीं 9 दिन नहीं, जब भी वो 21 दिन से ज़्यादा का टाइम दे रहा है, 21 से कम नहीं दे रहा, 10 भी कह सकता था, 14 भी कह सकता था, 15 भी कह सकता था। समझ में आ रही है? वेरी गुड, ऑनलाइन वाले बच्चे भी देखो। लॉ अगेन देखो, थोड़ा सा जहन को खोलना पड़ता है। पीछे से कनेक्ट नहीं हुआ। हाँ, ये कनेक्ट ही तो करना है, सारा लॉ को कनेक्ट करके तो चलना है, सही है। चेंज ऑफ नेम ऑफ बाय कंपनी, सही है। ये सवाल कभी भी ICAP को एग्जामिनर ना अभी बहुत हल्का हाथ रखता है आप लोगों पे, या वो खुद हल्का है या हल्का हाथ रखता है। ये इस तरह के सवाल आ सकते हैं, टेक्निकल सवाल अच्छे सवाल हैं। चेंज ऑफ नेम उसने पूछा है, पूरा प्रोसेस पूछा है, लेकिन उसने इस तरह नहीं पूछा रेक्टिफिकेशन के साथ। फ्रूट हो रहा है, रेक्टिफिकेशन गलती हो गई, वो आपको घुमाएगा इस तरह की, गलती हो गई, ये हो गया, वो हो गया, बताओ क्या प्रोसेस है।
आप लिख के आ गए 30 डेज के अंदर चेंज करना है, आप यहाँ फुल स्टॉप डाला, आप आ गए घर, गलत है। आपको पूरा चेंज ऑफ नेम का प्रोसेस लिखना पड़ेगा। अगर ये गलती हो गई की बात करता है तो फिर रेक्टिफिकेशन लिखेंगे ना। हाँ रेक्टिफिकेशन, लेकिन रेक्टिफिकेशन के बाद चेंज तो होगा ना। हाँ और अगर ये सिंपल बोलता है एबीसी फूड से एबीसी, फिर तो चेंज ऑफ नेम होगा, फिर तो चेंज ऑफ ये नेम। सर्कमस्टेंस पूछता है तो दोनों क्यों नहीं आएंगे? डायरेक्ट सर्कम अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस अगर पूछ दे, ठीक है, ये क्या क्या वो होना चाहिए? नहीं, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस नेम चेंज होगा ये पूछेगा अगर, तो फिर आप बोल सकते हैं एरर भी हो सकता है आपका, सही है, ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं इसमें। चेंज ऑफ नेम बाय कंपनी, समझ में आया आपको? लॉजिक समझ में आई? ऑनलाइन वाले बच्चे क्यों 30 दिन कह रहा है, क्यों 14-15 दिन 10 दिन की बात नहीं कर रहा? देखिए लॉ को जितनी मंतक के साथ पढ़ेंगे, लॉजिक के साथ समझेंगे, इतना अच्छा चीज़ें समझ में आएंगी। अ कंपनी में चेंज इट्स नेम बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन विद द अप्रूवल ऑफ द रजिस्ट्रार। सिर्फ रेजोल्यूशन पास नहीं करना, नेम का अप्रूवल भी लेना है। जो नाम चेंज कर रहे हैं आप, एबीसी फूड से एबीसी फ्रूट रख रहे हैं, इसका अप्रूवल लेना, क्यों लेना है अप्रूवल? गलत भी तो वापस गलत कर दिया आपने, तो क्या गलत कर दिया? वापस आपने प्रोहिबिटेड नाम रख दिया या ऐसा कोई नाम रख दिया जिसके लिए अप्रूवल। वेरी गुड, एक्सेलेंट। वापस वो सारी बातें आइडेंटिकल भी तो हो सकता है, डिसेप्टिव भी तो हो सकता है, सही है, इनअप्रोप्रिएट भी हो सकता है, या वो नाम हो सकता है जिसमें आपको प्रायर अप्रूवल चाहिए हो। सुन रहे हैं आप, समझ रहे हैं शेख साहब? आगे वाली बात मिस से मिस हो गई ना, आप लिखने में मसरूफ थे। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं सही है, कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए जब मैं रीडिंग शुरू करूँ तो फिर कोशिश करें कि मेरा सुन लिया करें। वो एक अप्रूवल, मैंने कहा वो सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन की बात नहीं कर रहा, कह रहा है चेंज आपको नेम करना हो तो आप स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास करेंगे, लेकिन आप अप्रूवल भी लेंगे। मैंने इससे पूछा, मैंने आप दोनों से पूछा था, सबसे पूछा था कि क्यों वो अप्रूवल की बात कर रहा है। अप्रूवल की बात इस वजह से कर रहा है कि सेक्शन 10 वाली चीज़ें दोबारा भी तो आ सकती हैं। वो नाम दोबारा जो नया चेंज कर रहा है वो प्रोहिबिटेड भी हो सकता है, वो डिसेप्टिव भी हो सकता है, वो इनअप्रोप्रिएट भी हो सकता है। सही है, लॉजिक समझ में आ रही है, मंतक। देखें हर बात वक्त ना एक लाइन के अंदर इतने कम लफ्ज़ होते हैं, लेकिन हर लफ्ज़ का मीनिंग होता है। बार वक्त पूरा पैराग्राफ होता है, फारिग होता है। वैसे सेक्शन 22 से 24 पढ़ेंगे, बिल्कुल फारिग सेक्शन है ये, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सिर्फ मैं रीड करूँगा और बोलूँगा बस क्लास ऑफ, क्योंकि कुछ भी नहीं है उसके अंदर, लेकिन बार वक्त एक लाइन के अंदर बहुत सारे मीनिंग होते हैं। चलें जी, नहीं मैं जब सेकेंड टाइम रीडिंग करता हूँ तो फिर तेज़ करता हूँ, मैं जब फर्स्ट टाइम रीडिंग करता हूँ तो मैं स्लो करता हूँ। चले मैं और देख लेता हूँ इसको। A company may change its name by passing a special resolution and with the approval of the registrar। हमने इसकी लॉजिक के साथ इसको समझ लिया। फिर कह रहा है however no such approval shall be required। अब देखो, अब कह रहा है no such approval, क्या मतलब रेजोल्यूशन भी पास नहीं होगा? रेजोल्यूशन पास होगा शेख साहब, तो ये ऑनलाइन वाले बच्चे रेजोल्यूशन पास होगा, लेकिन कह रहा है अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा। अब यार देखो बड़ी लॉजिकल बात, अगर लॉ बड़ी लॉजिक के साथ चलता है, बावत फालतू भी फायर भी मार देता है। अब देखो बड़ी लॉजिकल बात कह रहा है कब? इन द फॉलोइंग केसेस, इफ द ओनली चेंज इज द एडिशन और डिलीशन ऑफ द वर्ड्स इन पैरेंथेसिस प्राइवेट और एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड, तो ये गारंटी लिमिटेड अनलिमिटेड एज द केस मे बी अपॉन द चेंज इन द स्टेटस ऑफ अ कंपनी। अगर वो कह रहा है कि सिर्फ तुम्हारा चेंज क्या हो रहा है, तुम्हारे चेंज सिर्फ हो रहा है, कन्वर्जन हो रही है। अभी भी एबीसी फूड है, लेकिन पहले क्या था? पहले प्राइवेट लिमिटेड था, सही है। अब तुम्हारा सिर्फ एबीसी फूड लिमिटेड बन रहा है, इसमें जो है वो कह रहा है अप्रूवल की जरूरत नहीं है। क्यों अप्रूवल की जरूरत नहीं है शेख साहब? आप जवाब दें, ऑनलाइन वाले बच्चे भी जवाब दें, तो आप बताएं, तुम खामोश है ना। फिर उसने कहा कि नेम चेंज होगा ना तो रेजोल्यूशन और अप्रूवल दोनों होंगे। यहाँ वो कह रहा है कि अगर जो है सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड अगर कन्वर्जन हो रही है कंपनी की, वो मैं बहुत एक्सटेंड करके अपनी बात कर रहा है, सिंपल कन्वर्जन भी लिख सकता था। कन्वर्जन हो रही है प्राइवेट टू पब्लिक, पब्लिक टू प्राइवेट, प्राइवेट टू गारंटी लिमिटेड, गारंटी लिमिटेड टू प्राइवेट लिमिटेड, अनलिमिटेड टू लिमिटेड, लिमिटेड टू अनलिमिटेड, इसमें वो कह रहा है कि अप्रूवल की जरूरत नहीं। शेख साहब आप मुझे बताइए इसमें क्यों कह रहा है ऐसा? अप्रूवल क्यों नहीं ली चाहिए? एक सेकंड उसको सोचने में। आप बताएं ऑनलाइन वाले, आप लोगों के लिए भी सेम सवाल होता है, बताइए। नहीं पता, ये थोड़ी लिखना था नहीं पता, ये बताना है कि क्या है इसका। ठीक है, अगेन जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे उतना अच्छा आप लोगों का लॉ का पेपर निकलने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। ये सोचने ही की सलाहियत पैदा करनी है। नहीं, मुझे बताएं अप्रूवल क्यों नहीं है? चलें आप बताएं। कंपनी तो फ्री है ना, प्राइवेट रहे वो तो कंपनी की मर्जी पे है। आपका जो मेन नेम है वो तो पहले से ही वही एक्सेलेंट भाई, वो बोला ये तो अप्रूव है ना, ये मैच नहीं करना चाहिए।
समझे? वो बोल रहा है भाई देखो ये तो सेम है ना, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा, प्राइवेट लिमिटेड से लिमिटेड हो गया, लिमिटेड से प्राइवेट लिमिटेड हो गया, कह रहा है इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अप्रूवल तो आपने यहाँ पे ले लिया था ना नाम का। आप जब नाम का अप्रूवल लेते हैं तो प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड थोड़ी कंसिडर करता है, वो तो ये नाम देखता है, ये कहीं मैच तो नहीं कर रहा, कहीं ये तो डिसीव नहीं कर रहा, कहीं ये अनअप्रोप्रिएट तो नहीं है, कहीं ये अनडिजायरेबल तो नहीं है, वो तो ये देखता है, ये तो स्टेटस है कंपनी का, ये थोड़ी चेक करता है वो। समझ में आ रहा है? वो जब कह रहा है जब ये सिर्फ ये चीज़ हो रही है तो कह रहा है ये तो पहले से अप्रूव्ड है, इसमें अब क्या और क्या अप्रूव करूंगा मैं, दोबारा थोड़ी चेक करूंगा। खुल रहा है थोड़ा जहन? स्टेटस से भी नहीं दिखेगा कि नाम वायलेशन में तो नहीं है। हाँ देखो, अगर नॉर्मल नाम चेंज हो रहा है, एबीसी फूड से एबीसी फ्रूट हो रहा है, सही है, तो वो क्या करेगा, आपकी अप्रूवल भी लेना है, आपको अप्रूवल भी लेना है और रेजोल्यूशन भी पास करना है, अप्रूवल भी लेना है और रेजोल्यूशन भी। अब रेजोल्यूशन क्यों पास करना है मैं बाद में लॉजिक के साथ डिस्कस करेंगे कि क्यों कहता है कि कुछ चीज़ों में रेजोल्यूशन पास करना है, जब हम मेमोरेंडम पे जाएंगे, अभी बात करना बेकार है उस पर, उस वक्त मुझे याद दिलाना। अच्छा, अभी फिर वो कह रहा है कि देखो जब तुम्हारा जब सिर्फ कन्वर्जन हो ना कंपनी की तो सिर्फ रेजोल्यूशन पास कर लो, मेरे पास अप्रूवल के लिए मत आना। मैंने जब वहाँ अप्रूवल का बोला था, मैंने कहा था फूड से फ्रूट हो रहा है तो वो चेक करेगा वो सारी चीज़ें। जब वो ये इसमें कह रहा है भाई मैं क्या चेक करूँगा, सेम तो कंपनी है, सॉरी सेम तो नाम है, नाम सेम है, मैं क्या चेक करूँ उसके अंदर कि फूड हो, यहाँ भी फूड एबीसी, यहाँ भी एबीसी फूड। कह रहा है तो भाई इससे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है, जब तुम आते हो मेरे पास नाम चेक कराने तो मैं तो ये चेक करता हूँ, मैं ये चेक करता हूँ, मैं ये थोड़ी चेक करता हूँ, ये तुम्हारा स्टेटस है। क्लियर हुआ? अच्छा जी, रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंज ऑफ नेम एंड इफेक्ट। अब ये बहुत सिंपल सेक्शन है, इसमें कुछ भी नहीं है। मेरा बता रहा है कि अगेन देखें, ऊपर का सेक्शन सिर्फ 2-3 लाइनों का था, लेकिन हमने टाइम दिया। जहाँ बड़े बड़े सेक्शन होते हैं बाद वक्त वो इतने मतलब इसमें कोई मीनिंग्स नहीं होती, तो हम उसको इतना टाइम नहीं देंगे। समझ में आया आपको ऑनलाइन वालों, ऑनलाइन वाले बच्चों? बिल्कुल, और स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास होगा। लॉजिक समझ में आ रही है, जो मैं चीज़ें मंतक बता रहा हूँ, लॉजिक बता रहा हूँ, वो समझ में आ रहा है? चलिए वेरी गुड। मेन चीज़ें यही है, मेन चीज़ें यही हैं। लेकिन जितनी अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी उतनी ही अच्छा आपका। आवाज़ आ रही है ना आपको? सही है, सही है। जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी ऑटोमेटिकली आपके, जो मैंने उस दिन भी चीज़ प्रूफ करी थी पहली क्लास में, आप नहीं थे मुस्तफ़ा, मैंने स्क्रीन को शेख साहब को दिखा के बताया था कि मसला ड्राफ्टिंग का नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग का होता है। हम जो है बेवकूफ़, हम ये टीचर भी वक्त आपको मिसलीड कर रहा होता है कि ड्राफ्टिंग 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 कुछ भी नहीं होती। आप सब ने 12 क्लासें पढ़ी हुई हैं कम से कम, सही है, मैट्रिक इंटर या ओ लेवल्स करके आए हैं। अंग्रेज़ी का इतना मसला है, अंग्रेज़ी का मसला तो यूँ सही हो जाता है, स्ट्रक्चर का मसला यूँ सही हो जाता है। इतनी बुरी अंग्रेज़ी किसी की नहीं होगी कि 2 लाइनें ना लिख सके। मसला सारा अंडरस्टैंडिंग का होता है, स्ट्रक्चर का होता है कि स्ट्रक्चर किस तरह बनेगा आंसर का, वो अंडरस्टैंडिंग से पे डिपेंड करता है। तो आप लिख रहे हैं पहले पास द स्पेशल रेजोल्यूशन, फिर लिख रहे हैं सेंड नोटिस ऑफ द मीटिंग, तो गुस्सा आएगा ना उसको कि भाई पहले रेजोल्यूशन पास करा दिया, फिर कह रहे हैं उसी रेजोल्यूशन की मीटिंग का नोटिस दो, तो सीक्वेंस ही आउट हो गई ना। पहले नोटिस की बात करें फिर रेजोल्यूशन की बात करें। लेकिन ये सेक्शन बड़ा सिंपल है। When a company changes its name, the registrar shall enter the new name on the register in place of the former name। तो ये नया नाम अपने पास, ये रजिस्ट्रार को वो डायरेक्ट कर रहा है, बेसिकली हमें नहीं कह रहा है, इसमें रजिस्ट्रार को कह रहा है, हमें से मतलब कंपनी को नहीं कह रहा है, रजिस्ट्रार को कह रहा है कि अपना जो नया नाम है वो डाल दो, पुराने नाम को हटा दो। एंड शैल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑन द चेंज ऑफ नेम। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दोबारा बनेगी, ऑन चेंज ऑफ नेम बनेगी इस दफ़ा, सही है। वो लिख देगा कि भाई कंपनी ओरिजिनली इनकॉर्पोरेट इस तारीख को हुई थी, इस नाम से हुई थी, अब नाम चेंज हो गया, इसका ये हो गया। On the issue of such a certificate, the change of name shall be complete। जब रजिस्ट्रार वो सर्टिफिकेट इशू कर देगा, मतलब वो सेटिस्फाइड होगा कि हाँ यार सारे लॉस, सारे कंपनी लॉ को उन्होंने फॉलो कर लिया, रेजोल्यूशन भी पास कर लिया, और यहाँ अगर अप्रूवल की जरूरत थी तो मुझसे अप्रूवल भी करवा लिया, सही है, तो वो फिर इशू कर देगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑन चेंज ऑफ नेम। मेरा कंपनी चेंजेस इट्स नेम, इट शैल कंटिन्यू टू मेंशन इट्स फॉर्मर नेम अलॉन्ग विद इट्स न्यू नेम on the outside of every office or place in which on which its business is carried on, and in every document or notice for a period of 90 days। 90 दिन के अंदर आपकी कोई भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चल रही है और ऑफिस के बाहर जो है आपको नया नाम के साथ पुराना नाम लगाना पड़ता है। ये तो अभी रिसेंटली नाम चेंज हुआ, एंग्रो फूड्स का नाम चेंज हुआ फ्राइजलैंड कैंपिना, तो उन्होंने हर जगह मेंशन किया है फॉर्मली एंग्रो फूड्स फॉर्मली। तो इसकी वजह होती है, इसकी वजह ये होती है कि यार सामने लोगों को पता चले, ये बड़ी लॉजिकल बात है, ऐसी नहीं कह रहा वो 90 दिन के अंदर, वो कह रहा है सामने को पता चले कि आप वही हैं, आप वही हैं। जैसे कभी कभी होता है ना, किसी दुकान जाते हैं तो वहाँ पे एक जगह दुकान बंद है, तो दुकान में एक जो है ना कागज़ लगा हुआ होगा, ये वाली दुकान आगे शिफ्ट हो गई है, देखा कभी इस तरह का?
ये वाली दुकान आगे शिफ्ट होगा, अपना नंबर भी लिख के देगा वो 0300 आगे लिख के। मेटा अपना खोला है ना एक, किसने? फेसबुक में Facebook मेटा की कंपनी मेटा मेटा हो गई है। खोला है ना, एक मेटा फेसबुक मेटा मेटा हो हो गया। गया। अच्छा फिर व्हाट्सएप डाउनलोड करना नीचे मेटा लिखा था फेसबुक, नीचे मेटा लिखा था, Facebook के व्हाट्सएप अपने फोन नीचे मेटा लिखा होगा, Facebook की जगह। इन्फिनिटी बनी हुई होगी। अच्छा इन्फिनिटी लोगो बना मेटा लिखा था, चेंज हो गया ना। अच्छा, हाँ वही हो गया। तो वही ना। तो एक बात बताइए, ये फेसबुक है, फेसबुक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, समझ आ गया हो, तो वर्ल्ड वाइड है पूरी दुनिया। अब एंग्रो है, एंग्रो हम सबको पता था, लेकिन अब आपने जाना है कंपनी का फ्राइजलैंड कंपनी ना, हाँ, ये तो नहीं पता। तो लिखेंगे ना वो फ्राइजलैंड कंपनी ना, फॉर्मरली एंग्रो फूड्स लिमिटेड। पॉइंट भी कि क्यों करते हैं फिर ऐसा, इतनी बड़ी नहीं वो तो खरीद ली ना, वो ऊपर से चेंजेस आए, अच्छा, ऊपर से Changes हैं। ठीक है, मैनेजरियल मैनेजरियल स्ट्रक्चर चेंजेस। सही है। तीसरा पैराग्राफ में कहता है चेंज ऑफ नेम शैल नॉट अफेक्ट एनी राइट। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, इस पैराग्राफ पे हम टाइम लगाएंगे 8-10 मिनट इस पे लगेंगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट पैराग्राफ तो बिल्कुल सिंपल है, नेक्स्ट सेक्शन बिल्कुल सिंपल है, इसके बाद वो सिर्फ रीड कर दूंगा मैं बस। द चेंज ऑफ नेम, बल्कि इसको मिटा भी देता हूँ, इसमें वो समझाने वाली चीज़ें भी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, बस ये आखिरी चीज़ समझ लें, इसके बाद कुछ भी नहीं है। सही है जी। ये आगे बिल्कुल 10 मिनट ऐसे हो जाए बिल्कुल जैसे बस और कोई जहन में चीज़ ही ना हो, जिससे जल्दी समझ में आ जाएगी, वरना फिर ये तंग करेगा, समझ में नहीं आएगा। लास्ट टाइम में लॉग इन जितने अच्छी बात है ना, जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी उतना अच्छा समझ में आएगा। अंडरस्टैंडिंग का अच्छी नोटिंग भी कर लें इसकी, और आप लोगों के पास तो लेवरेज भी होता है ऑनलाइन का, तो वो भी आप सुन सकते हैं। नहीं सुन सकते हैं ना बाद में। नहीं कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आई, बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है, वो तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आइए चले ये पैराग्राफ, जब ऑनलाइन वाले बच्चे भी आप लोग भी अटेंटिव हो जाएं 10 मिनट के लिए, बस क्लास ऑफ हो जाएगी 6:35 तक। द चेंज ऑफ नेम shall not affect any rights or obligations of the company। सबसे पहली बात इसके अंदर ये कह रहा है कि आपका जो नाम चेंज हुआ इससे आपके राइट्स और ऑब्लिगेशन अफेक्ट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल आपका था एंग्रो फूड्स, अब हो गया क्या फ्राइजलैंड कैंपीना, फ्राइजलैंड कैंपीना। वो कह रहा है देखो तुम्हारी राइट्स एंड लायबिलिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सही है, अगर मैं फ्राइजलैंड कैंपीना हूँ, पहले मैं एंग्रो था, मुझे अगर आपसे पैसे रिकवर करने ना मैं आज भी कर सकता हूँ। आप मुझे ये नहीं बोल सकते कि भाई मैं तो एंग्रो से लिए थे, तुम कौन हो। लॉ कहता है नहीं, ये बात नहीं करना, कोई राइट लायबिलिटी इफेक्ट नहीं हो गया। आपने मुझे पैसे दिए हुए थे, आप मेरे पास आए, मैं बोलूँ भाई आपने तो एंग्रो को दिए थे, मैं तो फ्राइजलैंड कैंपीना हो गया। लॉ कहता नहीं, वही राइट्स एंड ऑब्लिगेशन आपके सेम रहेंगे। ऐसा तो फिर कंपनियां हर रोज़ नेम चेंज करेंगी कि बैंकों से लोन उठाए, 1 महीने बाद नेम चेंज कर दिया, 21 दिन का नोटिस दिया, चेंज कर दिया, ख़त्म, बैंक वाला आ रहा है, कह रहा भाई हम तो चेंज हो गए। लोग कहता है ऐसी कोई बात नहीं, कैटेगोरिकली उसने लिख दिया, और लॉजिकल भी है ये कि भाई आपने उसको दिया, भाई ऐसा थोड़ी होता है आपने घर चेंज कर दिया, आपने एक दुकानदार को अपना मोबाइल दिया है बनने दे दो, अब आप गए दुकानदार, उसने नोटिस लगाया हुआ कि भाई दुकान यहाँ शिफ्ट हो गई, आप पहुँचे, उसने कहा देखो तुमने तो उस दुकानदार दुकान पे आए थे, अब तुम यहाँ कैसे आ गए, मैं तो कोई मोबाइल नहीं लिया, वो तो वहाँ पे लिया था मैंने, यहाँ पे तो नहीं लिया। आप बोलोगे भाई दिमाग सही है तुम्हारा, तुम ही थे जिसने मोबाइल लिया था, वो दुकान शिफ्ट हो गई तो क्या हुआ, हो तो तुम ही। सही है, लॉजिकल। आगे पढ़ते हैं, आगे और थोड़ा टेक्निकल बात है। और रेंडर डिफेक्टिव एनी लीगल प्रोसीडिंग बाय और अगेंस्ट द कंपनी, कह रहे कोई भी लीगल प्रोसीडिंग बाय और अगेंस्ट द कंपनी अगर चल रही है वो डिफेक्टिव नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने किसी पे केस किया कंपनी पे किसी ने या कंपनी पे किसी ने केस किया, वो केस डिफेक्टिव नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकते मुझे कि भाई देखो जो है आप तो एंग्रो फूड से पहले, अब आप फ्राइजलैंड कंपनी हुआ, केस खत्म। मैं आपको ये नहीं कह सकता देखो भाई तुमने तो एंग्रो पे केस किया था, मैं तो फ्राइजलैंड कंपनी हुआ, केस खत्म। क्या ऑब्लिगेशन ऊपर जो उसने बात करी, वेरी गुड कनेक्शन, कि ऑब्लिगेशन जब सेम है तो वो भी उसने कैटेगोरिकली उसने कह दिया कि और रेंडर डिफेक्टिव यही है, द चेंज ऑफ नेम शैल नॉट डिफेक्ट एनी लीगल प्रोसीडिंग बाय और अगेंस्ट द कंपनी एंड एनी लीगल प्रोसीडिंग। आगे एक और बात करें, एंड एनी लीगल प्रोसीडिंग दैट माइट हैव बीन कंटिन्यूड और कमेंस्ड अगेंस्ट द कंपनी। सही है, बाय इट्स फॉर्मर नेम मे बी कंटिन्यूड और कमेंस्ड अगेंस्ट द कंपनी बाय इट्स न्यू नेम। पहले मैं समझाता हूँ कमेंस्ड वाली बात, कंटिन्यू वाली बात बाद में, बस 5-10 मिनट की बात है, 5 मिनट में इंशाल्लाह ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा।
कह रहा अगर कोई आप पे केस हो सकता था आपके पुराने नाम से, वो आपके नए नाम से भी हो सकता है। सिंपल सी बात है, आपने मुझसे यहाँ UBL से लोन लिया, सही है, 500 मिलियन का, जब आप एंग्रो फूड्स थे, सही है। आप जब ये कन्वर्ट होने के टाइम से थोड़ा पहले ही आपने डिफॉल्ट कर दिया, सही है, आपने क्या हुआ, डिफॉल्ट कर दिया। अब अगर ये कंपनी कन्वर्ट नहीं होती तो UBL किस पे केस करता, एंग्रो पे करता। लेकिन अभी कन्वर्ट हो गई तो अब वो किस पे करेगा, फ्रेजलैंड कैंपेना पे करेगा। क्या कह रहा है, अभी देखो मैं कंटिन्यू वाली बात नहीं करूंगा, कमेंट्स वाली बात करूंगा। सुने, एनी लीगल प्रोसीडिंग दैट माइट हैव बीन कमेंस्ड अगेंस्ट द कंपनी बाय इट्स फॉर्मर नेम, सही है, फॉर जो UBL उस पर करता एंग्रो पे, सही है, मे बी कमेंस्ड अगेंस्ट द कंपनी बाय इट्स न्यू नेम। कंटिन्यूड में क्या है, कंटिन्यूड में वही बात है। फॉर एग्जाम्पल जो है आप पे कोई केस चल रहा था, रुक गया, बीच में स्टे ऑर्डर आ गया, दोबारा कंटिन्यू हो रहा है, तो इस पे भी उसी तरह हो सकेगा कंटिन्यू जिस तरह उस पे कंटिन्यू हो रहा है। उतरी जहन में, एक दफ़ा इसको पढ़ो, ऑनलाइन वाले बच्चे भी पढ़ें, एक दफ़ा पढ़ें और फिर मुझे बताएं, तसल्ली से पढ़ें, मैं खामोश हूँ अभी, पढ़ें इसको तसल्ली से। क्लियर है, ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है? बिल्कुल, लायबिलिटी हो या कोई केस हो, नेम चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? मैं अगला सेक्शन में जस्ट रीड कर रहा हूँ, इसमें कुछ भी नहीं है, फालतू का सेक्शन है। फालतू मतलब यार लॉ ने तो बताया, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फालतू, लॉ में तो ज़ाहिर काम की चीज़ है। पब्लिकेशन ऑफ नेम ऑफ अ कंपनी, सिंपल सी बात कर रहा है, एवरी कंपनी शाल डिस्प्ले इन अ कॉन्स्पिशियस पोजीशन कैरेक्टर, मतलब दिख रहे हो, समझ में आ रहे हो, इनकॉर्पोरेशन नंबर आउटसाइड द रजिस्टर्ड ऑफिस एंड एवरी ऑफिस और द प्लेस इन विच इट्स बिजनेस इज कैरिड ऑन इन लेटर्स इजली लेजिबल इन इंग्लिश और उर्दू। आप ये नहीं कि हिंदी में लिख दें, पश्तो में लिख दें, वो कह रहा है इंग्लिश और उर्दू में आप लाजमी इसके जो है कंपनी का नाम है वो लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस में लिखेंगे, एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस पे लिखेंगे, नाम भी लिखेंगे और इनकॉर्पोरेशन नंबर भी आप उसके अंदर शामिल करेंगे। डिस्प्ले अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एट एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी। ऐसे ये नहीं होती इसकी कंप्लाइंस। मैंने कभी किसी कंपनी में, कितनी कंपनियों में गया, मैंने कभी नहीं देखा किसी ने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की कॉपी लगाई हुई। मैंने इनकॉर्पोरेशन नंबर भी नहीं देखा हार्डली कंपनी में, बाय लिखा हुआ नहीं लिखते, ICCB भी कुछ नहीं बोलता है इसमें। हाँ होता है, मतलब इतनी ऐसी चीज़ नहीं है कि नॉन कंप्लाइंस से मसले मसाइल हो जाएं। गेट इट्स नेम एड्रेस और ये गेट इट्स नेम एड्रेस ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, टेलीफोन नंबर, ईमेल एंड वेबसाइट एड्रेस इफ एनी प्रिंटेड ऑन द लेटर हेड। लेटर हेड पता है आप लोगों को क्या होता है? पता है ना, लेटर हेड ऑनलाइन वाले बच्चों को पता है, पर्चियाँ बनी हुई होती हैं, लेटर हेड होता है, कंपनी का लोगो वोगो होता है, उसमें साइड में ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर ये पूरा आपका पेज है, ये पेज पे सही है, नीचे उनकी नीचे भी कुछ चीज़ें आ रही होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी कंपनी का फलक लिखा हुआ होता है उस पर, सही है, नीचे एड्रेस होता है, ऊपर सारे नेम, ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं, सही है। हाँ मतलब आप लोगों ने वहाँ पढ़ा होगा, बिल्कुल। प्रिंटेड ऑन लेटर हेड, शेयर्स भी मेंशन होते हैं? नहीं, शेयर्स मेंशन नहीं होते, लेटर हेड पर शेयर्स मेंशन नहीं होते। एक सेकंड थोड़ा सा 2 मिनट दे दें बस। इफ एनी प्रिंटेड ऑन द लेटर हेड एंड ऑल इट्स डॉक्यूमेंट नोटिसेज एंड अदर ऑफिशियल पब्लिकेशन। कह रहा है कोई भी आप ऑफिशियल पब्लिकेशन वगैरह कर रहे हैं तो उसमें भी आप नॉर्मली ऑफिशियल पब्लिकेशन आपकी लेटर हेड पे होती है, लेटर हेड पे सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, तो वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर कवर हो जाती हैं। हैव इट्स नेम मेंशन इन लेजिबल इंग्लिश और उर्दू कैरेक्टर्स इन ऑल बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, इंडोर्समेंट, चेक डायरेक्ट चेक आपकी कंपनी का नाम का होगा, ऑटोमेटिकली उसका नाम आ जाएगा उसके अंदर। ये सारी चीज़ें नहीं आती, नाम आता है सिर्फ उसके अंदर चेक के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आपका भी चेक है, आपके घर का एड्रेस तो नहीं आएगा, आपका नाम लिखा होगा मुस्तफ़ा, नीचे इनका लिखा होगा नाम शेख साहब, मेरा होगा तो मेरा नाम लिखा होगा। एड्रेस घर भर के नहीं आते, इस तरह कंपनी के एड्रेस भी नहीं आते उसके अंदर, क्योंकि बैंक उसको इतनी डिटेल नहीं देता चेक पे। इतना सा चेक होता है वो पूरा छाप देगा, वो कहेगा भाई अलाउ नहीं करता, लेकिन अगेन लॉ में लिखी हुई सही है। रिसीट एंड लेटर ऑफ क्रेडिट ऑफ द कंपनी, हैव इट्स नेम इंग्रेवेड इन लेजिबल फॉर्म इन कॉमन सील। एक सील एक चीज़ होती है, नहीं स्टैम्प नहीं, स्टैम्प तो एक प्लास्टिक की होती है, सील होती है, देखो स्टैम्प होती है इंक से चलती है, सील होती है इम्बोज होती है, वाटर मार्क नहीं होता, इम्बोज होता है, लोहे का होता है, लोहे पे वो लिखा हुआ होता है। लोहे जैसे फॉर एग्जाम्पल एक इस तरह की सील होगी जिसपे लोहा होगा, वो लोहे के बीच में पूरा सारा लिखा, लोहे में खुदा हुआ होगा, वो खुदा हुआ होगा। तो हाँ बैग्स
बैग्स पे कह सकते हो, मैंने देखा नहीं कभी। तो वो जो है वो पूरा होगा, वो आप जो है अक्सर वो रेजोल्यूशन वगैरह जो पास होते हैं उसमें ये चीज़ कम बैंक्स मांगते हैं कि यार आप कंपनी की सील लगा के दें। वो सील होती है, वो आपको बाकायदा बनवानी पड़ती है, लोहे की एक होती है, यूँ करके दबाते हैं उसको, पीछे में पेपर रखते हैं, अब वो हैंडल होता है, उसका हैंडल से दबाएंगे उसको, वो इम्पोज हो जाएगी। इंक विंक उसकी नहीं होती, स्टैम्प की तो इंक होती है ना, इंक डालो इंक छप जाएगी, ब्लू हो, ब्लैक हो, रेड हो, ग्रीन हो, कुछ भी हो, आपकी मर्जी होती है। ये सील होती है, ये पेपर पे इम्पोज होती है। वाइट पेपर होगा, वाइट पेपर हो, कोई भी पेपर हो, पेपर बीच में रखते हैं, दबा देते हैं, उसको इम्पोज हो जाती है। बिल्कुल बैंक्स में भी होती हैं। सही है जी, यहाँ तक किसी को कोई सवाल तो नहीं है? चलिए क्लास को इंशाल्लाह एंड करते हैं। एक सेकंड दे दें मुझे, आगे कुछ नहीं पढ़ा रहा, मैं बस देख लूँ ज़रा और कितनी क्लासें लेगा ये। तकरीबन मेरे ख्याल दो क्लासें और कम से कम लेगा, 2 सवा 2। हाँ देखते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें इस तरह की है ना, सिंपल है ना, जैसे अभी ये वाला सेक्शन पढ़ा हमने, इस तरह की चीज़ें भी हैं। हाँ देखते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़।